लेट्स जस्ट वेट फॉर सम टाइम। सब लोग को आने की पूरा और शायद ज्वाइन करने वाले हैं 2 मिनट रुक जाओ। हेलो, मेरी आवाज़ सबको सही से आ रही है? Okay. Seems sufficient people have joined the session. Okay, so good evening, everyone. Welcome to Unido. This session will be specifically limited to IBPS SO law. और जैसे कि शायद सभी को मालूम ही होगा, मैंने भी ये एग्ज़ाम लास्ट ईयर दिया था और बाय गॉड्स ग्रेस मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया एंड आई हैव जॉइंड पंजाब नेशनल बैंक इन मई ऑफ 2025। सो आज के इस सेशन में मैं सिर्फ वही क्वेरीज के वो एड्रेस करूँगा जो आपने फॉर्म में डाला है और स्पेसिफिक जो आपने ग्रुप में डिस्कशंस में डिस किया है थ्रू आउट लास्ट 2-3 मंथ्स। मैं उसी चीज़ों को दोबारा आप सभी के सामने डिस्कस करूँगा और थोड़ा बहुत क्लैरिटी शायद मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग थोड़ा मेरी तरफ से क्लैरिटी रिसीव कर पाए उस डाउट्स को। सो पहला चीज़ है कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बारे में आप सभी को शायद मालूम ही होगा कैसा क्या है फॉर्मेट एग्ज़ाम का और क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का। तो मेनली एग्ज़ाम में हमारे 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में हमारे 3 सेक्शंस हैं, एक है रीजनिंग, एक है इंग्लिश और एक है हमारा जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन है, जो करंट अफेयर्स और ये सब बैंकिंग अवेयरनेस का। तो उसके बाद आता है, अगर आपने प्री में क्लियर कर लिया है तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं और मेंस में आपका सिर्फ एक ही पेपर है, वो है लीगल का लॉ पेपर है। प्रोफेशनल नॉलेज को जो आईबीपीएस प्रोफेशनल नॉलेज बोलता है, तो इसी पे आपका एक 60 मार्क्स का पेपर रहता है, वो 45 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करना होता है। इन दोनों स्टेजेस में आपका नेगेटिव 0.25 का ही रहता है। अगर आप कुछ गलत आंसर करते हैं तो उसका -0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा और हर एक पॉजिटिव मार्क्स, हर एक करेक्ट आंसर में आपको पॉजिटिव 1 मार्क मिलता है, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में आपको शायद सिर्फ 25 क्वेश्चन हैं और जो हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का है, शायद ऐसा कुछ है। मैं नहीं, सॉरी, 50 क्वेश्चन हैं लेकिन हर एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का। और प्री में आपके सारे जो जो तीनों सेक्शन हैं उसके लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे फॉर ईच सेक्शन और आप इन सेक्शंस को स्किप नहीं कर सकते। आई मीन आप एक सेक्शन को अटेम्प्ट करते वक्त ऐसा नहीं कि आप दूसरे सेक्शन में जाएंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमें एग्जाम में। दूसरा चीज़ है कि जब आप एक सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका 40 मिनट्स जब ओवर हो जाएगा तो अपने आप वो नेक्स्ट सेक्शन में चला जाएगा, तो आपको दोबारा आगे वाले मतलब पीछे वाले सेक्शन में जाने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इसके अलावा आपको प्री और मेंस दोनों 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा, इंग्लिश और हिंदी। तो जो हिंदी मीडियम में है और जो सोच रहे हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा उनके लिए इंग्लिश में आंसर करना, तो वो चूज कर सकते हैं हिंदी में और अपना प्रिपरेशन भी उसी के अनुसार आप शुरू कर सकते हैं। फिर आफ्टर मेंस, वंस यू क्लियर मेंस, यू आर क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका छोटा सा एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसमें जो पैनल रहेगा 5 से 10 लोगों का, कभी कभी 10 भी चला जाता है, कहीं पे 5 भी गया। तो इन ऐसे पैनल में आपको एक सामने से आपको बुलाया जाएगा और आपको एक एक क्वेश्चन जो भी वो पूछना चाहता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में वो पूछेंगे। और ये कुछ भी हो सकता है, ये चाहे आपके पर्सनालिटी के बारे में हो या फिर नॉलेज के बारे में हो, आपके इंटेलेक्ट के बारे में हो,
बेसिकली वो आपको जांचना चाहते हैं कि आप बैंक के लिए सूटेबल हैं कि नहीं। तो वही होता है, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट में आपका जो सिलेक्ट हो गया उनको बैंक ज्वाइन करने का अवसर मिलता है। सो रिगार्डिंग माय जर्नी इन IBPS एसओ, मैंने इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए मैंने 2024 का लास्ट स्टेज में, आई थिंक आफ्टर जुलाई, सॉरी, तो आफ्टर जुलाई मैंने शुरू किया। इन अगस्त जब जो नोटिफिकेशन आया तब मैंने तय किया कि मैं ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करूँगा इस बार, और ये पहला अटेम्प्ट था मेरा, तो मैंने इसमें सोच लिया कि ये मेरे को क्लियर करना ही है। तो उसी हिसाब से मैंने अपना स्ट्रैटेजी बनाया। मैंने पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को सही से समझ लिया और जो टाइम लिमिट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मैंने दिमाग में सेट कर लिया कि मेरे को इतने टाइम में ये प्रिपेयर करना है। सेकंड चीज़, मैंने तीनों सेक्शन के लिए कोई भी पेड कोर्सेस या फिर पेड रिसोर्सेज का हेल्प नहीं लिया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और जो भी फ्री के रिसोर्सेज मिलते हैं वेबसाइट्स वगैरह में अलग अलग एडुकेटर्स के थ्रू, वो मैंने डाउनलोड किया, उसका प्रिंट निकाला और उसी से पढ़ा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रीजनिंग के बुक्स और रिसोर्स के बारे में। तो रीजनिंग के लिए मैंने बुक एज सच बहुत पहले ही खरीदा हुआ था। मैंने प्रिपरेशन के लिए खरीदा था, लेकिन मैंने कभी प्रिपेयर किया नहीं उससे, लेकिन वो बाद में मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा लास्ट ईयर। वो था अड्डा 24/7 का रीजनिंग वाला बुक, बहुत पुराना एडिशन था, लेकिन अभी शायद एक नया एडिशन आ चुका है चैंपियंस बुक के, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप खरीद सकते हैं। उससे आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस और बहुत प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, अलग अलग लेवल में मिलेंगे वो वहाँ पे क्वेश्चंस, बिगिनर से लेके पूरे एडवांस लेवल तक आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ में इसके साथ मैंने रीजनिंग का जो भी पढ़ाई किया है वो मेनली किया है थ्रू यूट्यूब, और वो भी सिर्फ अड्डा 24/7 के जो एक कोविड के टाइम में लॉकडाउन में उन्होंने एक वीडियो प्लेलिस्ट निकाला था सौरभ सिंह का। तो सर का मेरे को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने उन्हीं का ही वीडियो भी सिर्फ रेफर किया, और मैं किसी भी अलग से कोई भी एडुकेटर का वीडियो नहीं देखा। और जो प्लेलिस्ट था वो मैंने पहले भी ग्रुप में डाला हुआ है, मैंने इवन वेबसाइट में जो मेरे ब्लॉग्स हैं उनमें भी मैंने पोस्ट किया है, वो उस प्लेलिस्ट का जिक्र मैंने किया है, लिंक भी डाला हुआ है, तो आप हो सके तो एक बार वो देख लीजिए। तो वहाँ पे आप जाके वो प्लेलिस्ट को आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा रीजनिंग। थोड़ा वो फास्ट चलते हैं, लेकिन वो लेवल आपको अचीव करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अभी 1 मंथ और 3 वीक्स का टाइम ही है। नेक्स्ट आता है कि मैंने कितना टाइम अलॉट किया है एवरी डे फॉर रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैं हमेशा 2 आवर्स मिनिमम रखता ही था, सिर्फ पढ़ने के लिए और समझने के लिए। दिस वाज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ माय प्रिपरेशन। आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द एंटायर प्लेलिस्ट ऑफ अंडर 24/7, मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करूंगा, तो मैं एवरी डे सिर्फ 1 आवर क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। तो शुरू में आपको एटलीस्ट 2 आवर्स अपनी तरफ से सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चंस को समझ, रीजनिंग के टॉपिक्स को समझने के लिए 2 आवर्स एटलीस्ट देना चाहिए। आफ्टर यू गेट अ गुड ग्रिप ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, तो तब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए, और फिर आपको एटलीस्ट 1 आवर एवरी डे सिर्फ रीजनिंग के किसी भी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, चाहे वो बिगिनर लेवल का हो या फिर एडवांस लेवल का हो। नेक्स्ट, मैंने मॉक्स रीजनिंग के लिए अंडर 24/7 का ही खरीदा हुआ था, और दूसरे जितने भी एडुकेटर्स हैं मेरे को बहुत सारे हैं, आप चूज कर सकते हैं अपने यहाँ से। मैंने ऐसा नहीं कि मैं अड्डा का कुछ प्रमोट कर रहा हूँ, मेरे को वही सही लगा, उनका थोड़ा कॉस्ट भी सही था, मेरे प्राइसिंग भी सही था मेरे लिए, तो मैंने उनका ही खरीदा था। नेक्स्ट, आप दूसरे एडुकेटर्स का भी ऑल रिपोर्ट है, आई थिंक टेक्स्ट बुक बोल के एक है, उनका भी है बहुत सारे रीजनिंग वगैरह का, तो वो सब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनका बंडल खरीद सकते हैं, और वहाँ से आप अटेंड करके अपना रीजनिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। मॉक्स के लिए सच मैं कहूँगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप वो रीजनिंग का बुक कोई खरीद लीजिए, चाहे वो अड्डा का हो या फिर किसी और
एजुकेशन प्लेटफॉर्म का हो। नेक्स्ट रहता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मेरा एक अच्छा था कि मेरे एजुकेशनल करियर में मैंने इंग्लिश को अच्छी तरह से पढ़ा था, तो मेरे लिए वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो मैंने इतना ज़्यादा प्रिपरेशन इंग्लिश के लिए दिया नहीं था, बट आई अटेम्प्टेड मॉक्स। जब मैं पूरा जो फ्री का जो मॉक बंडल रहता था, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस इंग्लिश का रहता था, मैं आई वुड मेक श्योर दैट आई वुड अटेम्प्ट देम। तो मैंने पूरी तरह से कोशिश किया कि इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन है उससे मैं अवेयर रहूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इंग्लिश में मेनली आपको कुछ ऐसे चीज है जो आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो मेनली पहला चीज है आपको वोकैबुलरी आपको अच्छा करना होगा। वोकैबुलरी अच्छा करने के लिए आप हो सके तो एवरीडे एक एक डिक्शनरी से एक एक वर्ड लेके आप प्रिपेयर करें, उसका वोकैबुलरी बढ़ाएं। और या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, सिर्फ वो वोकैबुलरी नहीं, आपको करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत ही हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंग्लिश में आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये बहुत ही ट्रिकी रहता है और काफी सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में इसी के ही आते हैं, तो इसको आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट बोल के एक है इंग्लिश में, आपको वो भी प्रिपेयर करना होता है। इसके भी क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। सिमिलरली आपको फिलर्स बोल के एक और आता है टॉपिक, उसमें भी इंग्लिश का आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और लास्ट में रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको अनसीन पैसेज जो हम लोग स्कूल में बोलते थे, सीबीएसई वगैरह में, आपको शायद आपने देखा होगा अनसीन पैसेज बोल के दो पैसेज आपको मिलता था स्कूल में। वैसे ही ठीक वैसे ही आपको इंग्लिश के पेपर में भी दो या तीन अनसीन पैसेज, कभी कभी चार भी आ जाते हैं, तो अनसीन पैसेजेस मिलेंगे जहाँ पे एक पैसेज रहेगा रीडिंग के लिए। आप उससे पढ़ के आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे, और जिनको आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और उसमें आपको वो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेंगे, जो आपको जो आपकी इंग्लिश की कमांड है उसको मेजर करने के लिए वो लोग वो रखते हैं। तो ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखना है इंग्लिश के लिए: वोकैबुलरी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिलर्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वोकैबुलरी के लिए फिर से मैं बोल देता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़िए, वो आपको करंट अफेयर्स के लिए भी हेल्प करेगा। पैराजंबल और सेंटेंस अरेंजमेंट, उसके लिए आप जितना हो सके मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए उसमें आप। और एक निमिषा बंसल बोल के एक मैम है, उनका एक बुक भी आता है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, वो भी आप खरीद सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। और या फिर उनका यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट रहता है क्लोज टेस्ट, फिलर्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये तीनों चीज वो आपके मैम के बुक में, निमिषा बंसल मैम की बुक में मिल जाएगा, या फिर आप उनके वीडियोस में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। थर्ड थिंग अबाउट प्रीलिम्स इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल थिंग अबाउट इट, ये है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में रहता क्या है कि काफी सारी चीजें आपको पढ़ना होता है। ये ऐसा एक चीज है जो आपको कितना भी आपकी तरफ से कोशिश रहेगा कि आप कवर करें, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको जितना हो सके करंट अफेयर्स में अपनी तरफ से नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, अवार्ड्स, जितने भी नए नए अवार्ड्स कुछ भी निकलेंगे, आप किसी को, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड्स मिलता है, कुछ भी हो, किसी पॉलिटिशियन को, किसी रिलीजियस लीडर, किसी को भी जो भी अवार्ड मिलता है वो आपको देखना है। किसी मूवी को अवार्ड मिल वो भी देखना है। फिर नेक्स्ट आता है इंडाइसेस। आपको जितने भी हो, जितने भी इंडेक्सेस हैं जहाँ पे इंडिया है, तो वो आपको देखना है। वहाँ पे इंडिया का रैंकिंग कितना है वो भी आपको याद करना ही होगा। तो करंट अफेयर्स में ज्यादातर चीज आपको याद करना ही रहता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा पहले में, लेकिन वंस यू गेट द होल्ड ऑफ इट, आप काफी इजीली उसको याद कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको सोर्सेस काफी सारे मैं बता चुका हूँ, उससे पहले वाले सेशन में भी मैंने बताया था, लेकिन शायद बहुत आप लोग तो ज्वाइन नहीं किए थे लास्ट वाला सेशन। तो मैं करंट अफेयर्स के लिए मैं जो करता था वो था कि एवरी मॉर्निंग में पहले प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का वेबसाइट देखा करता था। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट में क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी प्रेस को दिया जाने वाला जो अनाउंसमेंट रहता है, जो ब्रीफिंग्स रहते हैं, प्रेस रिलीज रहते हैं, तो वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट में दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे
डिपार्टमेंट, सारे मिनिस्ट्रीज के प्रेस रिलीज उस वेबसाइट में मिल जाते हैं और ये हर रोज अपडेट होता है। साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक 2 यूट्यूब चैनल्स अच्छे से फॉलो किया था। वो था, पहला था कि अड्डा 24/7 का जो मॉर्निंग सेशन रहता था आशीष गौतम सर का, वो मैंने देखा था। आप भी वो देख सकते हैं, या फिर आप परचम क्लासेस बोल के एक चैनल है यूट्यूब में, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो परचम क्लासेस का मैंने जो 3 मंथ्स 2 मंथ्स और या फिर बाय 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 मंथली और ट्राई मंथ, जो 3 मंथ्स का वो लोग कंपाइलेशन निकालते थे या फिर मंथली कंपाइलेशन जो निकालते थे, जिसमें वो सारा मंथ का 3 मंथ का क्वार्टरली जो भी है वो लोग जो भी कंपाइल करते थे करंट अफेयर्स का। बैंकिंग के लिए भी उनका अलग से प्लेलिस्ट है और वो सब मैंने फॉलो किया था, तो उससे काफ़ी हेल्प हुआ मेरे को। और मैंने ऐसा कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाया था। इसके अलावा आप थर्ड सोर्स और एक रेफर कर सकते हैं, जो कि आजकल मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा, वो है येस ऑफिसर। ऐसा नहीं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ कुछ, ऐसा उनसे पैसा मुझे नहीं मिलेगा। येस ऑफिसर का वीडियो आपको देखने से आप खुद ही समझ जाएंगे मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। वो काफ़ी इजी वे में वो सारी चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और आपको बहुत ही इजीली समझ में भी आएगा। तो येस ऑफिसर का भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं सबसे पहले पीआईबी मॉर्निंग में देखता था, फिर अड्डा 24/7 का वीडियो देखता था। तो आप उसकी जगह किसी और का वीडियो भी देख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ऐसा नहीं कि मैं जो 3 बोल रहा हूँ वही आपको देखना है। तो पीआईबी सबसे पहले, देन जो आपका एजुकेटर रहेगा, जो सेशन आप लेना चाहते हो उसका 1 आवर का सेशन या 2 आवर्स का सेशन जो भी आपका रहता है, वो पढ़िए, वो देखिए। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आप कोई दूसरा कोई सोर्स, आपका पर्सनल क्लास हो, यस ऑफिसर हो, कोई भी हो, वो वीडियो आप एंड में देखिए, दिन के एंड में, ताकि आपका जो होगा कि सुबह जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन भी हो गया और साथ में वो दूसरा एजुकेटर भी कुछ नया चीज लाने वाला है अपने वीडियो में, तो वो नया जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप ले लेंगे। तो आपका डबल डबल विन होगा। और ऐसा नहीं कि एक बार सुबह आपने पढ़ लिया करंट अफेयर्स तो आपका हो गया, आपको वो रिवाइज भी करना होता है शाम को। तो आप जितना हो सके रिवाइज करिए ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। करंट अफेयर्स में सबसे बड़ा चीज़ रहता है कि अ, एक बार आपको लग जाता है कि ये मेरे से याद नहीं हो रहा, तो आपको याद नहीं होने वाला। तो उसको आप जितना हो सके एवरीडे प्रैक्टिस करते-करते याद करिए। जो आप सोच लीजिए मंडे को पढ़ रहे हैं, उसको आप ट्यूसडे भी देखिए, वेडनेसडे भी देखिए, पूरे होल वीक देखते रहिए। तो संडे को सारा वीक का आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट रहता है आपका बुक्स एंड ऑथर्स। आप क्या-क्या बुक्स और ऑथर यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च लॉन्च हुआ है, रिलीज हुआ है, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज एक्वायर करना होगा फॉर करंट अफेयर्स। नेक्स्ट रहता है, लास्ट ईयर के पेपर में काफ़ी सारे आरबीआई के गाइडलाइंस वगैरह आ गए थे। तो बैंकिंग रिलेटेड आपको आरबीआई के रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं, जो रिसेंट गाइडलाइंस उन्होंने रिलीज किए हैं, तो उनको आपको थोड़ा बहुत देखना है। थोड़ा बहुत नहीं, आप जितना हो सके आप देखिए, आपके लिए ही बढ़िया अच्छा है। तो उसके साथ साथ आपको बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी बैंकिंग हिस्ट्री, फिर बैंकिंग के बारे में आपको जितना हो सके नॉलेज एक्वायर करना है कि इंडिया में कितने नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, वो कब नेशनलाइज हुए हैं, और आपको जितना हो सके बैंकिंग के बारे में एक्वायर नॉलेज एक्वायर करना है। चाहे वो अलग अलग फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस हो या फिर किसी स्पेसिफिक कमेटी के रिकमेंडेशंस हो, जिसके रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने कोई फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस लिए, वो सारी चीज़ों की पूरे बहुत आपको इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको याद करनी है। साथ में आप जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स हैं, और अलग अलग स्टेट्स के गवर्नमेंट जो आपको रिसेंटली स्कीम्स लॉन्च करते हैं, उनके बारे में आपको समझना है, और उनके वो स्कीम किस लिए है, क्या करने वाले हैं, वो आपको पढ़ना है। मैं रेकमेंड करूँगा आपको, जो भी हमारे बजट में जो फरवरी में बजट आता है, उसमें जो पॉइंट्स रहता है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देंगे, जो गवर्नमेंट प्लेस रहता है कि इस साल हम लोग एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देंगे, वुमेन एम्पावरमेंट को देखेंगे, एमएसएमई को आगे बढ़ाएंगे। तो वो पॉइंट में जो मेन पॉइंट वो लोग रखते हैं, उन्हीं पॉइंट से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, आपको उनको अच्छी तरह से पढ़ना है, उनके बारे में अच्छी तरह नॉलेज एक्वायर करना है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको देखना है अबाउट प्रीलिम्स। तो रीजनिंग, इंग्लिश और जीए।
देन आता है मेंस में मैं अभी फिलहाल इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा। आप पहले प्रीलिम्स का पेपर अच्छे से क्लियर कर लीजिए, प्रीलिम्स के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद में आप आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जाम में एक मेंस का थर्ड से एकदम राइट आफ्टर द प्रीलिम्स मैं मेंस के लिए एक सेशन ले लूंगा यहीं पे, फिर टेलीग्राम में लूंगा। लॉट ऑफ पीपल कैन जॉइन हियर। So for but briefly I'm explaining certain things here. For mains आपको इन डेप्थ कुछ नहीं जाना है। बाय इन डेप्थ आई मीन जो जुडिशरी के लिए पढ़ते हैं कि बड़े-बड़ी मोटे-मोटे किताब लेके हम लोग बुक्स लेके हम लोग पढ़ने लग जाते हैं और जजमेंट्स वगैरह बहुत डेप्थ में देखते हैं। ऐसा नहीं कि जजमेंट कभी नहीं आता। जजमेंट 1-2 क्वेश्चंस in odd circumstances they put those questions in your paper, but not always. Most of the time the questions come from barracks, so you have to be thorough with your barracks. आपको जितने भी बैंकिंग रिलेटेड barracks हैं उनको पढ़ना है। जितने भी आपके न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उनके barracks को आपको thoroughly पढ़ना है। फिर अदर देन दैट जितने भी आपको कोर्स रिलेटेड barracks में आपको मिले थे लॉ स्कूल में, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, सरफेसी एक्ट, का जो एक्ट है डीआरटी का जिससे एस्टैब्लिश हुआ था वो एक्ट, फिर इससे रिलेटेड जितने भी आपके फाइनेंस रिलेटेड जो एक्ट्स हैं आपको डेफिनेटली उनको पूरा थॉरली आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको मिसलेनियस एक्ट कुछ है जो आपको अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नहीं ये मिसलेनियस में नहीं है। फिर यस और एक अच्छा एक है एक्ट है, वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनको फॉर्म करने वाले जो एक्ट है, उनको जिस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश हुआ है उनको आपको थोड़ा बहुत समझना है कि वो कब एस्टैब्लिश हुआ था और कैसे किस सर्कमस्टेंस में वो आके एस्टैब्लिश हुआ था और कौन से सेक्शन में वो किसके पावर है वो आपको देखना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखना है। मैंने एक लिस्ट वेबसाइट में डाला हुआ था, इवन इनफैक्ट आई गेस आई हैव इवन पोस्टेड इन द ग्रुप, सो मेक श्योर टू स्क्रॉल a little and search for those the post where I listed out the acts that we have to go. और साथ में इसके अलावा जो हिंदी मीडियम बहुत सारे ऐसे क्वेरीज जो फॉर्म मैंने डाला था उसमें बहुतों ने क्वेरीज दिए हैं जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है उन्होंने और वो उनका इंग्लिश वीक है तो वो क्या ये एग्जाम अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि एग्जाम हिंदी में भी होता है, तो आपको आपके ऊपर चॉइस रहेगा कि आप एग्जाम जब देने बैठेंगे तो आप कौन सा वहाँ पे लैंग्वेज चूज करते हैं। इफ यू चूज हिंदी, अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आपको सिर्फ इंग्लिश का पेपर छोड़ के सारा चीज हिंदी में ही मिलने वाला है। शायद एक दो चीज इधर उधर हो सकता है, मैं इतना गारंटी से नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने इंग्लिश में ही दिया था, लेकिन फ्रॉम व्हाट आई हैव गैदर्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज और जो कि मॉक टेस्ट वगैरह मैंने जब दिया था तो मैंने ऐसे ही हिंदी में ही चूज करके वहाँ पे लैंग्वेज सेम सेम इंटरफेस उनका आईबीपीएस जैसा ही मॉक टेस्ट में भी हम लोग को सेम इंटरफेस मिलता है। तो वो इंटरफेस में जब मैंने डाला तो हिंदी मैंने जब चूज किया तो मेरे को सारा क्वेश्चन हिंदी में ही आया था एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश। तो आपको ऐसा नहीं कि सारा पेपर इंग्लिश में देना है, आपको हिंदी में भी देने का ऑप्शन रहता है। देन एक एक अलग और एक क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा रेज हुआ है, वो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि आईटी लॉ जो मैंने लॉ के कोर्स में पढ़ा है क्या वो सफिशिएंट है। तो बिल्कुल नहीं। आईटी लॉ सिर्फ हमने आईटी एक्ट के बारे में पढ़ा है। आईटी एक्ट डज नॉट इंक्लूड द नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स। सो इसके बैंकिंग में क्या होता है कि आपको एक्सेल शीट वगैरह ऑपरेट करना अच्छे से आना चाहिए, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, फिर जो जितने भी बेसिक बैंकिंग जो बेसिक कंप्यूटर जो नॉलेज रहता है आपको होना चाहिए। इसके लिए तो आपको आईटी एक्ट पढ़ाई करने से नहीं होगा, इसमें कुछ कंप्यूटर के बारे में नहीं होता है। तो जिन जिनका क्लास 10th में या फिर क्लास 12th में, दैट इज हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट जिन्होंने पढ़ाई की है तो उनको अलग से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट आपका जो मार्कशीट है वहाँ पे वो कंप्यूटर के सब्जेक्ट के अगेंस्ट एक स्कोर होना चाहिए। दैट इज
85, 90, जो भी हो वैसा एक स्कोर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ अ ग्रेड। बट अगर आपका वैसा ग्रेड है, जैसे कि सीबीएसई में क्लास 10th में कंप्यूटर साइंस में ग्रेड रहता था एबीसीडी करके, और जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में 11th और 12th में पढ़ाई नहीं की है, जिन्होंने इलेक्टिव चूज नहीं किया था, तो उनको मार्कशीट में कंप्यूटर साइंस का कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं था 12th के मार्कशीट में, तो उनको अलग से कंप्यूटर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट में जो डिप्लोमा रहता है उसमें एबीसीडी ग्रेड रह सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन जो भी आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जो भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, वो मेक श्योर दैट द इंस्टीट्यूट फ्रॉम यू आर ऑब्टेनिंग द कंप्यूटर सर्टिफिकेट इट हैज टू बी अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सो जितना हो सके आपकी तरफ से भी थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करिए कि वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है कि नहीं। मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि इन ईच स्टेट जो आपका कैपिटल सिटी होता है या फिर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा, वहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मिल जाता है। और जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट का ही होता है, तो आप वहीं से कर सकते हैं अपने आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट वहीं से ऑब्टेन कर सकते हैं। जी, जो भी आपका क्वेरी रहेगा मैं एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं एड्रेस कर लूंगा। जो जो आपको यहाँ पे बोलना होगा वो आपके डाउट्स भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, आपको माइक ऑन करने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट रहता है आपका कोचिंग के। एक क्वेश्चन आया था कि कैन बी क्लियर इट विदाउट कोचिंग। मैंने तो विदाउट कोचिंग ही क्लियर किया था। सिर्फ मैंने मॉक टेस्ट ही जो ऐसा चीज है जिसमें मैंने पैसे खर्च किए थे, अदर देन मॉक टेस्ट मैंने किसी चीज में भी पैसा नहीं दिया था, तो फिर तो मैंने क्लियर किया, तो आप भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आपका क्वेश्चन है कितना टाइम प्रिपरेशन में देना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन था। क्या 2 महीना इनफ है फॉर फ्री? सो यस, फ्री के लिए 2 महीना सफिशिएंट है। गिवन आप अपनी तरफ से दिन में 6 घंटे एटलीस्ट पढ़ाई में दीजिए कि 6 घंटे में तीनों सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देके मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, तो आप आराम से पूरा निकाल सकते हैं फ्री। देन फॉर मेंस आप साथ में 1 घंटा एक्स्ट्रा मेंस के लिए भी पढ़िए, लेकिन मैं अभी सजेस्ट नहीं, ऐसा नहीं करूंगा कि आप मेंस अभी भी पढ़े। मैं सजेस्ट करूंगा, सिंस हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं पूरी तरह से बोल रहा हूँ कि आप दिन में 6 घंटे मिनिमम सारे प्रीलिम्स के जितने भी सेक्शन है उनको ही पढ़े, और जो मेंस का जो सेक्शन जो पेपर रहता है उसके लिए थोड़ा सा टाइम आप दे सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाद में दीजिए, आफ्टर योर प्रीलिम्स तब आप दीजिए, सिंस हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि यूजुअली जो एग्जाम रहता था हम लोग का नवंबर में होता था प्रीलिम्स, और जो मेंस रहता था वो दिसंबर में होता था। लेकिन इस साल ड्यू टू सर्टेन रीजंस, आई थिंक ड्यू टू द वन स्टेट वन आरआरबी प्रपोजल, उसके लिए थोड़ा मर्जर वगैरह हो रहा है किसी किसी स्टेट्स में, तो उसके लिए जो आरआरबी का एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया, और जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम है उसको प्रीपोन कर दिया है। लेकिन इसका एक अच्छा बेनिफिट ये है कि हमको मेंस के लिए मोर देन 1 मंथ मिल गया है। अर्लियर इट यूज्ड टू बी अराउंड 21 to 30 days, तो इस साल हम लोग को थोड़ा ज्यादा टाइम मिल गया है। तो आफ्टर मेंस इंटरव्यू रहता है। ओके, मैं तो ये बोल चुका हूँ, इंटरव्यू का बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है कि मैं अभी भी कॉलेज में 4th या 5th या 3rd या 6th ईयर ऐसे में हूँ, तो क्या मुझे अभी से प्रिपेयर करना है या फिर नहीं करना है? देखो भाई, अभी तुम कॉलेज में हो, तुम्हें अभी सिर्फ कॉलेज का ही पढ़ना है। अगर तुम कॉलेज में जो लॉ पढ़ा रहे हो लोग, तो उसको आप सही से नहीं पढ़ते हो, तो आप जब प्रिपरेशन करने के लिए ये एग्जाम के लिए बैठेंगे, तब आपको वो लॉ का प्रिंसिपल वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह कैसे समझ में आएगा? तो जितना हो सके अभी आपको सिर्फ कॉलेज के स्टडीज में ही ध्यान देना है। आपके पास जब सही का फ्री टाइम मिल जाता है, तब आप छोटे मोटे चीज़ों में इन्वेस्ट करिए फॉर प्रीलिम्स। सिंस लीगल पेपर आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करने का मौका मिल चुका है थ्रू योर कोर्स स्टडीज, लीगल पेपर को छोड़ के आपको प्रीलिम्स के लिए आप जितना हो सके अप टू डेट रखिए, न्यूज़ देखिए, न्यूज़ पेपर पढ़िए, वोकैबुलरी को अपने इंक्रीज कीजिए, उसको बिल्ड कीजिए। और रीजनिंग के लिए आप थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें यूट्यूब से या फिर एक बुक ही खरीद लीजिए, रीजनिंग का, अड्डा का या फिर बॉलीवुड का कोई भी एक रीजनिंग का बुक ले लीजिए, और वहीं से थोड़ा थोड़ा यूट्यूब में देख के वहीं से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा बेसिक समझ में आ जाएगा। बट डू दिस इन योर फ्री टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम away from your studies,
जो कॉलेज का स्टडी है उसका बारे में बोल रहा हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम अवे फ्रॉम कॉलेज स्टडीज। नेक्स्ट रहता है कि जुडिशियरी एस्पिरेंट हूँ, क्या आईबीपीएस एसओ लॉ क्लियर हो जाएगा मेरे इस टाइम पे और क्या ये सफिशिएंट है? ये सब बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटिंग टू जुडिशियरी एस्पिरेंट्स who are opting for IBPS एसओ this year because of the 3 years mandatory experience rule. सो इसका मैं रहता है कि देखो जुडिशरी में बहुत ही ज्यादा आप लोगों को पढ़ना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप आईबीपीएस में आपको नहीं पढ़ना होता है, लेकिन जुडिशरी में जो रहता है कि उसका एक अलग ही रहता है, क्योंकि आपको उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी मिलता है इन इन मेंस में। फिर लेकिन हमारे यहाँ पे वो चीज़ नहीं रहता है, और जो क्वेश्चंस हैं जुडिशरी में वो आपको एक अलग ही डिफरेंट वे में प्रिपेयर करना होता है, जो प्रिपरेशन का वो रहता है आपका। लेकिन इन आईबीपीएस एसओ लॉ, फॉर दैट यू आर प्रिपेयरिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर्स। पहला तो प्रीलिम्स है जिसमें आपको लॉ रिलेटेड कुछ भी नहीं आने वाला। दूसरा रहता है मेंस में जिसमें सिर्फ लॉ का ही आता है, वो भी डायरेक्ट वगैरह से आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, और वो भी इतना डिफिकल्ट मेरे ख्याल से नहीं रहता है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं इवन यू आर इन्वेस्टिंग सफिशिएंट टाइम इन योर लीगल स्टडीज। तो प्रीलिम्स के लिए ही आप, जितना डिफिकल्ट रहता है लोगों का कि प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता, तो उसको ही आप ध्यान में रख के पढ़िए तो आपका हो जाएगा। एक चीज रहता है कि अप्लाई करते समय अभी एग्जाम के लिए प्रेफरेंस लिस्ट बैंक्स का क्या मुझे कैसे किस तरह चॉइस करना है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुतों ने रेज किया है। तो देखो इस बार जो है कि बहुत कम बैंक्स ने अपना वैकेंसी रिकॉर्ड किया है। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो सीधा 0-0 डाल दिया। इसका रीजन ये है कि जो लास्ट ईयर का जो सिलेक्शन लिस्ट था उसका वैलिडिटी 31 मार्च 2026 तक है। तो जो आप लोग का सिलेक्शन रहेगा उसका रिजल्ट एज पर दी शेड्यूल, एज पर द टाइम टेबल दैट आईबीपीएस हैज पोस्टेड, उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्शन होके जो पोस्टिंग वगैरह मिल जाएगा वो आपको जनवरी फरवरी के अराउंड मिल जाएगा, और बाय द टाइम यू जॉइन योर पोस्ट इट विल बी अप्रैल, आई थिंक इधर मार्च और अप्रैल इसके अराउंड आपको मिल जाएगा पोस्टिंग। तो तब तक हम लोग का ऑलरेडी पीएनबी और बीओबी में ऑलरेडी जो सिलेक्शन लिस्ट और जितने भी बैंक्स हैं जिन्होंने इस साल अच्छी तरह से बहुत सारे वैकेंसीज देके रिक्रूटमेंट किए हैं, तो उन लोग का वैलिडिटी लिस्ट 31 मार्च 2026 तक है। तो सिलेक्शन लिस्ट तब तक वैलिड रहेगा, तो इसलिए उन्होंने अपना रिपोर्ट अभी तक नहीं किया है। लेकिन गिवन certain circumstances and exigencies in the bank, तब शायद वो लोग रिपोर्ट कर देंगे एट लेटर पीरियड ऑफ टाइम। बट मैं बोल रहा हूँ कि पीएनबी और बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आई थिंक मेरे ख्याल से अभी रिपोर्ट नहीं करेंगे, बाद में शायद कर सकते हैं। लेकिन पीएनबी का बहुत कम चांसेस, सिंस मैं भी पीएनबी में ही हूँ। हमारा लास्ट ईयर सबसे पहले तो नोटिफिकेशन के टाइम में 100 वैकेंसीज रिपोर्ट किया था, फिर उन्होंने घटाकर 75 कर दिया, और अभी भी बहुत सारे जो 75 में से बहुतों ने एक्सटेंशन लेके बाद में ज्वाइन करने का फैसला लिया था। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं और उनको अभी भी बैंक में ज्वाइन करने का जो ऑप्शन है उनके पास है। तो इसलिए हमारे बैंक ने 0 ही रिपोर्ट किया है। तो आप प्रेफरेंस उसी के अनुसार रख लीजिए कि देख लीजिए आपके वैकेंसीज कहाँ पे क्या कैसे हैं, और अगर आपको बेनिफिट्स देखना है, परक्यूसिट्स देखना है, एम्प्लॉय परक्यूसिट्स देखना है, तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत रिसर्च अपने ओर से कीजिए। जो जितना भी बड़ा बैंक रहेगा उतना ही अच्छा उनका एम्प्लॉय का बेनिफिट्स रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपको प्रेफरेंस कैसे देना है। और रहता है पोस्टिंग कहाँ होता है, ये भी एक क्वेश्चन रहता है। तो पोस्टिंग डिपेंड करता है बैंक की इंटरनल पॉलिसी के ऊपर। बहुत सारे बैंक ऐसा रखते हैं, सिंस आजकल लैंग्वेज का बहुत इशू हो रहा है, तो बहुत सारे बैंक्स ने ये डिसाइड किया है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको अपने स्टेट में ही देने की कोशिश सबसे ज़्यादा की जाती है। सेम लिंग्विस्टिक एरिया में ही रखने की उनका बैंक का कोशिश रहता है, ताकि जो एम्प्लॉय है वो अपनी ही लैंग्वेज वाले जगह में जाके जो कस्टमर्स है उनको सही से एड्रेस कर सके, उनसे सही से एंगेज कर सके, चाहे वो कस्टमर हो या फिर बैंक का ही एम्प्लॉय क्यों ना हो, उनसे अच्छी तरह से मिलजुल के काम कर सके बैंक का। तो इसके लिए सेम लिंग्विस्टिक एरिया में पोस्टिंग की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है आजकल।
लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है कि बाहर में भी भेज दिया जाता है आपको, स्पेशली लड़कों को। लड़कियों को अपने ही स्टेट में देने की सबसे ज्यादा कोशिश रहती है बैंक की, हर एक बैंक की यही पॉलिसी है। फॉर बॉयज, फॉर मेल कैंडिडेट्स ये रहता है कि आपको आप अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं तो आपको अपने ही स्टेट में, आपके ही स्टेट में देने की ज्यादा कोशिश की जाती है। और अगर आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं तो आपको कहीं भी भेज दिया जा सकता है, क्योंकि जितने भी नेशनलाइज बैंक है उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक डायरेक्टिव है कि हिंदी को ज्यादा प्रमोट करना है इन बैंकिंग। तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए वही एक साइड क्वेस्ट रहता है कि आपको नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जाके हिंदी को स्प्रेड करने के लिए आपकी तरफ से भी छोटा छोटा कोशिश करना है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऐसा थोड़ा बहुत रहता है, ये कहीं पे भी मतलब स्पेसिफिकली आपको मैंडेटरी बोल के नहीं मिलेगा। लेकिन यही बैंक का कल्चर है, नेशनलाइज बैंक का यही कल्चर है। तो इसके लिए आपको इसी तरह अडॉप्ट करना होगा बैंक बैंक की नौकरी से नौकरी को मिलने के बाद। सो इसके अलावा डिड आई मिस समथिंग? मॉक्स, मॉक्स के बारे में शायद मैंने बोल दिया। यस। एक क्वेश्चन आया था, कोई आई थिंक महाराष्ट्र से कोई था, उसने बोला था कि लॉ की पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं हुई, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा काम मैंने पढ़ा था। तो वो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है। आपको जितना हो सके लॉ का जो सब्जेक्ट्स है आपका, तो आपको वो अच्छे से पढ़ना है आपकी तरफ से। ऐसा नहीं रहना है कि ऐसा नहीं है कि आपका कोई ड्रॉबैक है कि आपकी लॉ की पढ़ाई इतनी दूसरे एनएलयूज या बीएचयू जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस की तरह नहीं हुई। मैं खुद बहुत ही नॉर्मल से लॉ कॉलेज से पास करके मैंने ये एग्जाम क्रैक किया है। मैं आसाम का रहने वाला हूँ और मेरा जो लॉ कॉलेज है वो कोई एनएलयू वगैरह भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये क्लियर नहीं कर सकते। ये डिपेंड टोटली आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह प्रिपेयर करते हैं एग्जाम को, और खुद को कितना कॉन्फिडेंटली आप हैंडल करके ये एग्जाम के लिए खुद खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, वो आपको सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो मेरे तरफ से आपके लिए जो कहना था रिगार्डिंग दिस एग्जाम एंड द प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजी, तो उसके लिए यही मेरी तरफ से कहना था। और अगर आपको कुछ अभी क्वेश्चंस रेज करने हैं तो आप कर सकते हैं। यस, कुछ वांट्स टू स्पीक। आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या आप लोग का? अगर नहीं आ रहा है तो ग्रुप में एक बार मैसेज दे दो प्लीज। अच्छा, ग्रुप में भी कोई दे रहा है क्वेश्चन? अच्छा, माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, माइक नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? मेरे तरफ से ये हो गया, मेरा तो ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है।
अच्छा, आप एक काम कीजिए, ग्रुप में ही डाल दीजिए मैसेज में आप, मैं उस वहीं से पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा आपको। ये यहाँ पे ऑडियो में बोल दूंगा, लेकिन आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि हम्म, तो इतने सारे क्वेश्चन आ गए ना, मैं स्क्रॉल करता हूँ। यस, पहला एक क्वेश्चन आया है कि सर एक्सपीरियंस का कोई बेनिफिट मिलेगा इंटरव्यू में। सो इंटरव्यू में आपको सच कोई भी बेनिफिट आपको शो नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफी सही था इंटरव्यू के लिए। मैं एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन को ही रिप्रेजेंट करता था इन कोर्स, और काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ही रहता था वो, वेरी नोन ऑर्गेनाइजेशन, और मैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था। बट मेरे को उसके बारे में कुछ भी इंटरव्यू में नहीं पूछा, इवन इनफैक्ट दे डिडंट इवन आस्क मी एनीथिंग अबाउट मी। सिंपली आया, मैं अंदर गया, विश किया उनको, और कुछ भी उन्होंने मेरे बारे में नहीं पूछा। दे ओनली आस्क्ड few questions from surface and then they moved on to certain other questions from company law, companies act, बस दैट्स इट। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ मेरा शायद 8 मिनट, 5 या 8 मिनट का इंटरव्यू था, मेरे को फिर जाने दिया, एंड आई थॉट मे बी आई डिडंट डू एनीथिंग, अच्छे से नहीं किया मैंने प्रिपेयर। तो मैं काफी नर्वस हो गया, फिर बाद में क्लियर हो गया तो सही लगा। सो बेसिकली वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, किस प्रकार आप अपना आंसर के सामने प्रेजेंट करते हैं, किस तरह आप खुद को हैंडल करते हैं, वो आपको आपके ऊपर रहेगा। तो वो ही आपको मेनली दिमाग में रख के इंटरव्यू में जाना चाहिए। अच्छा, मेरे साइड से जब म्यूट होगा, लेकिन मैं तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आपके नाम पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है मेरे साइड से। अच्छा, मेरे को मिल गया, अच्छा अच्छा। ठीक है, मैं ग्रुप में आप मत डालो अभी, मैं ग्रुप के 2-4 क्वेश्चन देख के आप ऑडियो में मेरे को पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट ग्रुप का एक, अभी ग्रुप में मत डालो यार प्लीज, और मत डालो, मैं बोल दूंगा। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है, आई हैड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन माय थर्ड ईयर एज अ सब्जेक्ट। सो आप अगर नोटिफिकेशन को सही से देखेंगे ना, वहाँ पे देयर अ क्लॉज विच स्टेट्स दैट कि अगर आपने कोई कंप्यूटर या फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ सब्जेक्ट स्टडी किया है इन योर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ, ऐसा एक है वहाँ पे, तो वो आपको, अगर आपने पढ़ाया है तो उसके अकॉर्डिंग यू आर एलिजिबल फॉर ये जो है सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इफ यू हैव नॉट ऑब्टेन्ड एनी सर्टिफिकेट, क्या क्या बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर यू डेफिनेटली हैव टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सर मैंने 12th कॉमर्स से किया था, उसमें इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट था जिसमें कंप्यूटर ही पढ़ाया था, तो वो, सो अगेन आई एम रीइटरेटिंग, आप आपने अगर पढ़ा है, जो भी कंप्यूटर हो, आईटी हो, जो भी हो, uh, वो सब्जेक्ट के अगेंस्ट आपको स्कोर रहना चाहिए, ग्रेड नहीं, तो आप क्लियर है, आपको जरूरत नहीं है कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेने के लिए। मैंने उस दिन ग्रुप में भी डाला था, चैनल में डाला था, तो वो क्लॉज को, जिसके अनुसार आपको, अगर आपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी ये सब में, गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर पढ़ाई की है, तो आपको अलग से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। सेम चीज बार बार मत पूछो यार प्लीज। सर व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर इंटरव्यू? प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर इंटरव्यू, वो मैंने अभी जैसे कि बोला, कुछ ऐसा रहता नहीं है, वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह इंटरव्यू में खुद को प्रेजेंट करते हैं, आपका ड्रेसअप अच्छे से वो करके जाइए, और अपना कॉन्फिडेंस और नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस दोनों रखिए, और आप डेफिनेटली इंटरव्यू में अच्छा करेंगे। सर सोर्स फ्रॉम वेयर वी कैन गेट पीडीएफ और जीके? सो जीके के लिए, जीके एज इन करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। सो करंट अफेयर्स के लिए, स्टैटिक जीके के लिए आप जीके टुडे वेबसाइट देख सकते हैं, वो सब लोग यूपीएससी वाले भी दिखते हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं।
फिर करंट अफेयर्स के लिए आप यस ऑफिसर का पीडीएफ देख लीजिए, स्मार्ट कीटा का पीडीएफ देख लीजिए। फिर आई एग्जाम भी का जो बीपीडी आता है वो भी देख सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो अपना पीडीएफ निकालते हैं एवरी डे एवरी मंथ निकालते हैं। तो आप कहीं से भी देखिए, आपके ऊपर है कि जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं वही आपको पढ़ाई करना है। ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी आपको नहीं मिलेगा आंसर। सब लोग कुछ ना कुछ, अभी देखिए मेरे को अगर पैसा मिलता तो मैं आपको अड्डा का बोलता कि अड्डा का पढ़ लीजिए, लेकिन मेरे को नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप कोई भी देखिए, आप जो सच वाला बात है वो मैं बोलूंगा आपको कि आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसको पढ़िए। मैंने अड्डा का थोड़ा बहुत देखा था, जो उनका कैप्सूल वाला था पीडीएफ वो देखा था। फिर स्मार्ट कीड़ा का एक मिल गया था, स्मार्ट कीड़ा था कि कोई था वेबसाइट मेरे को, जहाँ पे फाइनेंस का, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स था 6-7 मंथ्स का, वो मैंने प्रिंट करा लिया था, वहां से पढ़ा था। अदर देन दैट मैंने जो करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ वीडियो वगैरह ही देखा था मैंने, और कोई नोट्स मैंने नहीं बनाया था। जितना भी मैंने पढ़ाई किया वीडियो से ही पढ़ा, और दूसरा कुछ ऐसा था नहीं, और प्रिंट आउट करके मैंने रखा था बस। सर आपने कौन से प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लिए थे? मैंने सिर्फ अड्डा का लिया था, और एग्जाम भी का जो फ्री वाला मॉक टेस्ट जितना भी था वो मैंने अटेम्प्ट किया था फॉर मेंस। फॉर प्रीलिम्स मैंने अड्डा दिया था। अड्डा का प्रीलिम्स के लिए बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट वाला बंडल है। आप अड्डा का छोड़ के, अड्डा को अलावा आप ऑलिव बोर्ड भी ले सकते हैं। ऑलिव बोर्ड के भी अच्छे अच्छे प्रीलिम्स के लिए हैं, लेकिन ऑलिव बोर्ड में एक चीज है कि प्रीलिम्स के लिए जो है उसमें क्वांट्स भी आपको मिलेगा, तो आप अपने लिए क्वांट्स वाला सेक्शन स्किप करके आराम से अटेंड कीजिए, क्योंकि वो जो रखते हैं ना ऑलिव बोर्ड वाले, वो आईटी और मार्केटिंग वाले लोगों के लिए भी, मतलब वो क्वांट से रहता है उनका, तो उनके लिए भी वो रख देते हैं। तो हमारे लिए स्पेसिफिकली अलग से कोई उन्होंने बंडल क्रिएट नहीं किया, लेकिन वो आईबीपीएस एसओ वाला उसमें ऑलिव बोर्ड में भी आप अटेंड कर सकते हैं। अदर देन दैट बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, स्मार्ट कीड़ा है जिसमें आप रीजनिंग का प्रिपेयर कर सकते हैं, आईबीपीएस एसओ लॉ के लिए स्पेसिफिकली उनका मॉक टेस्ट का बंडल है, वो भी ले सकते हैं। मैं प्रीलिम्स के लिए तो अड्डा ही सजेस्ट करूंगा, दूसरा भी आप ले सकते हैं। मेरे को ऐसा पैसा नहीं मिल रहा है ओके बोलने के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भरते टाइम अपलोड करना होता है कि उसके बाद? देखिए कंप्यूटर के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन देना है वो जब अप्लाई करेंगे आप, उसके उस टाइम में सिर्फ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि एक क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे कि हैव यू स्टडीड कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट इन स्कूल कॉलेज, ऐसा रहेगा। अगर आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है तो आपको यस डालना है, और अगर आपने स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा है तो नो डालिए, और आपने अपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जहाँ पे वो ऑप्शन रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करने का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप अलग से कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपने ऑब्टेन किया है तो वो वाला आप मेंशन कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको अप्लाई करने के डेट से पहले का चाहिए, आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर जब अगर आप सिलेक्ट हो गए तो, या फिर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए तो मेक श्योर दैट द सर्टिफिकेट, द डेट ऑन दैट सर्टिफिकेट इज बिफोर, एटलीस्ट बिफोर द इंटरव्यू डेट। तो नहीं तो ऐसा होगा कि आप नकली बना के लाए हैं, या फिर ऐसा कुछ डाउटफुल क्वेश्चन रेज हो जाएगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर है, तो थोड़ा कंसिडरेबल टाइम पहले से आप अगर प्रिपेयर करके इसको रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा सही रहता है। एकदम से ऐसा नहीं कि इंटरव्यू कल है आज कंप्यूटर सर्टिफिकेट बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। सर आई हैड फाउंडेशन ऑफ आईटी एज अ सब्जेक्ट इन माय 10th ग्रेड, सीबीएसई बोर्ड विल बी कंसीडर्ड वैलिड। देखिए अगर आपकी मार्कशीट में ABCD है तो नहीं होगा, स्कोर है तो हो जाएगा। सर क्लाउड अफेयर्स मंथली अफेयर्स विल बी इनफ? यस, क्लाउड अफेयर्स का अच्छा पीडीएफ है, उनका भी पढ़ सकते हैं, मैंने लिया नहीं था लेकिन आप ले सकते हैं, उनका पैसा भी अच्छा है। पॉकेट पीडीएफ सफिशिएंट फॉर क्लाउड अफेयर्स? देखिए जो भी है इसमें आप, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैंने करंट अफेयर्स पढ़ लिया है तो आपको वो सफिशिएंट है, लेकिन मैंने जो जो देखा है, आप जितना भी हो सके एक छोटा छोटा कैप्सूल वाला पॉकेट एडिशन वाला ये सब मत देखिए, ये सब वाला बेकार है। तो आप जितना हो सके इन डेप्थ वाला पढ़िए, उससे आप अच्छे से कर सकते हैं। परचम क्लासेस का एक इन डेप्थ वाला मंथली एडिशन निकलता है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं।
सर मैंने इस वीक की एनरोलमेंट के लिए अप्लाई किया है और मैं 2-4 महीने में एनरोल हो जाऊंगी। विल आई नो यू विल नॉट बी एलिजिबल। देखिए, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यू हैव टू फिल अप योर एनरोलमेंट नंबर। So if you have applied right now and are hoping that by the time you get selected, you can submit your enrollment certificate, that is very extremely wrong notion to carry. So नहीं होगा आपका वो क्लियर, मतलब ये एप्लीकेशन ही क्लियर, मतलब आगे नहीं जाएगा सिंस यू हैव नॉट गिवन द एनरोलमेंट नंबर। रीजनिंग, सो आपको अगले साल के लिए प्रिपेयर करना होगा। आई एम वेरी सॉरी टू दिस ब्रेक दिस टू। रीजनिंग, जीए, इंग्लिश का लेवल कैसा होगा? देखिए, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रीजनिंग, जीए, इंग्लिश का कुछ भी लेवल लास्ट ईयर बहुत ही डिफिकल्ट आया था। सिर्फ इंग्लिश इजी था, रीजनिंग थोड़ा बहुत मॉडरेट टू इजी था, लेकिन जो करंट अफेयर्स था वो एकदम अनप्रिडिक्टेबल सा आ गया था लास्ट ईयर। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू गेन योर कॉन्फिडेंस। सो ऐसा नहीं है कि जो भी आपका अगर डिफिकल्ट लेवल आ गया तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे पूरा नर्वस हो कि आप एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करेंगे। आपके ऊपर है। तो आप अगर बैठ गए एग्जाम देने के लिए तो जैसा भी है आपको देना है, आपको सॉल्व करना है। मैं बोलूंगा कि रीजनिंग एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए उसी में आप स्कोर बढ़ाइए। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप सिर्फ सेक्शनल, जो सेक्शनल कट ऑफ रहता है वही क्लियर करने का आप एम रखिए, आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। सर, आर्यन की जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस बुक सफिशिएंट है बेसिक बैंकिंग के लिए? यस, मैंने वही फॉलो किया था, तो आप वो दे सकते हैं। सर, बेसिक पे डज डिफरेंट बैंक हैव देयर ओन स्ट्रक्चर? नहीं। देखो, नेशनलाइज बैंक का, जितना भी नेशनलाइज बैंक्स है उनका सेम बेसिक पे रहता है। जितने भी स्केल्स हैं उनका एक अलग से फिटमेंट टेबल है, आप उसको देख सकते हैं। आई थिंक एक बैंकिंग वेबसाइट एक है, उससे आप देख सकते हैं। बहुत सारे बैंकिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मेरे अभी बेसिक पे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपका 48,480 रहता है, उसके बाद वो धीरे धीरे एवरी ईयर वो बढ़ता जाता है। और साथ में आपको डीएनएस अलाउंस वगैरह तो रहता ही है, तो मतलब जो कि आपका बेसिक पे का एक परसेंटेज रहता है, स्पेशल डीएनएस अलाउंस रहता है, वो भी बेसिक पे का स्पेशल परसेंटेज रहता है। तो उससे आपका जो सैलरी है वो इंक्रीज होकर अराउंड 70 to 75,000 के आसपास रहता है, और अलग बेनिफिट्स भी रहता है। तो वो ये आप काफी सारे वीडियोस हैं, आप वहां से देख सकते हैं। मैं इतना डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि हमारा एम नहीं है कि पैसा कमाना है, आपका एम है पैसा, एक्चुअली वही है, एम वही है, बट फिर भी ये हमारा पढ़ना एम है अभी के लिए, तो हम उसको देखेंगे। डेली करंट अफेयर्स नोट करते थे आप? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता था, मैं करंट अफेयर्स नोट नहीं करता था। सर, कौन सी जगह था आपका इंटरव्यू? मेरा गुवाहाटी में था। देखिए, नॉर्थ के पैनल का जो बायस बहुत रेज हुआ था, वेस्टर्न वाले का कम मार्क्स देते, ऐसा मेरे को तो नहीं लगता है। ऐसा डिपेंड करता है, मे बी, शायद। लेकिन अगर वैसा आपको लगता है तो आप नॉर्थ में चले जाइए अगली बार। इस बार अगर नॉर्थ में इजी था तो अगली बार आपकी बार में नॉर्थ वाले थोड़ा कम मार्क्स देना शुरू कर देंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस प्रकार इंटरव्यू को जो पैनल रहेगा, आपको इंटरव्यूअर रहेगा, आप उसको जितना हो सके आप इम्प्रेस कर सकते हैं, उतना ही आपको अच्छा मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहता है। तो कॉन्फिडेंट रहिए खुद पे, डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज नोशंस की कहीं और ज्यादा मार्क्स मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है। दीज आर सिंपली एक्सक्यूजेस, रहता है कहीं कहीं बायस रहता है, लेकिन आई वुड से ये एक्सक्यूज है, आपके ऊपर, खुद के ऊपर रखता है। सर, हाउ मेनी मार्क्स वी शुड गिव फॉर रीजनिंग एंड इंग्लिश? देखिए, इन दिस बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने मॉक्स स्टार्ट कर दिया है, तो एवरी वीक वो लोग एक एक मॉक डाल रहे हैं। तो आप हो सके तो कोई 2 या 3 सोर्सेस ले लीजिए, उनका 2 या 3 मॉक ले लीजिए, ठीक है, और उनको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, तो आप एक अच्छा ग्रिप ले लेंगे। बहुत सारे मॉक्स, स्पेशली अड्डा में क्या होता है कि जो मॉक बंडल रहता है, तो उनके बीच ही एक रैंकिंग सिस्टम वो लोग रख देते हैं। तो मेरा जो पहला रैंकिंग में था, शुरू शुरू में 1-2 मॉक जब दिया था, मेरा रैंकिंग कहाँ 200-300 पे रहता था। फिर बाय द टाइम आई अटेम्प्टेड द 10th मॉक, मेरा रैंकिंग टॉप 10 में ही था। तो आपके ऊपर है किस तरह आप इस चीज को इम्प्रूव करते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं, और आप डेफिनेटली मॉक्स में भी अच्छा करना है, और मॉक्स में आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही एग्जाम में आपका अच्छा रहेगा।
और सर एक मैं भी एक, एक अभी मैं फॉर्म में कंप्यूटर नॉलेज देखो, ये सब मैं इतना नहीं बोल सकता यार। कंप्यूटर के बारे में ही एड्रेस करता रहूंगा तो बाकी का क्वेश्चंस में कहाँ एड्रेस करूंगा। मैं बाद में ये रिटर्न वाले क्वेश्चन बाद में देखूंगा। देखिए, जो मार्क्स के बारे में अभी पूछ रहे हो कि क्या टाइप ऑफ मार्क्स मेरे को मिलना चाहिए, ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये डिपेंड करता है एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल और एग्जाम में कितने सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। इस बार डेफिनेटली द कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी हाई। सिंस लास्ट ईयर बहुत सारे वैकेंसीज थे, तो एग्जाम के बारे में भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लोगों को पता चला है कि ऐसा ही एग्जाम होता है, जिनको मालूम नहीं था पहले। तो this year the competition is going to be high. Sir, what will be the chronology of the exam? First English, second reasoning। हाँ, तो मैंने मॉक्स में जब प्रिपेयर किया था तब पहले इंग्लिश आता था मॉक में, फिर रीजनिंग, फिर लास्ट में जीके जनरल अवेयरनेस आता था। लेकिन जब मैं एग्जाम में बैठा तो पहले रीजनिंग आया, फिर इंग्लिश आया, फिर लास्ट में जनरल जनरल अवेयरनेस। और किसी किसी का आई थिंक मिक्सअप था, ऐसा कुछ था, मैंने तो बताया। तो वहाँ पे जाके आपको मालूम पड़ेगा कि जो ये है, जो प्रोलॉजी है, तो वो डिपेंड करेगा वहाँ पे एग्जाम के दिन में आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन जैसा भी हो, आपको सेक्शनल वाइज इसलिए आपको प्रिपेयर करना है। सर, मॉक इंटरव्यू आपने किया था? ये मैंने एग्जाम भी का मॉक इंटरव्यू दिया था, वो बहुत ही हेल्पफुल था। यस, अभी मैं ग्रुप में नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ ये आपके जो वीडियो में, सॉरी, लाइव स्ट्रीम में जो है उनका देखूंगा। आप एक एक करके हैंड रेस करिए यहाँ पे, तो मैं अलाउ टू स्पीक कर दूंगा। अच्छा, किसी को कुछ नहीं पूछना है क्या? और ग्रुप मत डालो अभी, टाइप करके मत डालो, मैं यहाँ पे ऑडियो में ही बोल रहा। अच्छा, श्रद्धा तिवारी, अलाउ टू स्पीक। हाँ, आप बोल सकते हैं श्रद्धा। ओके। यश सिंह राजपूत। एक को मैंने अलाउ टू स्पीक किया था, आप अनम्यूट करके आप कर सकते हैं। आई थिंक ये श्रद्धा तिवारी बोल के था। अच्छा, आपको कुछ नहीं पूछना? जॉन शैडोस, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। आप आपका माइक ऑन कर लीजिए और बोल बोल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। हेलो। 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 आवाज आ रही है क्या सर? हाँ हाँ, हाँ यश सर। सिंह। हाँ, हाँ, बोलिए। मेरा क्वेरी था कि मैं 2026 में अपीयर करने वाला एग्जाम के लिए, तो करंट अफेयर्स कब से प्रिपेयर करना शुरू करूँ? मतलब कितने महीने के रिलेवेंट रहेंगे करंट अफेयर्स? देखो, जितना हो सके आपको ये चीज, जितना आप प्रिपेयर करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें आपको एटलीस्ट एक साल का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना होता है। बहुत लोग 6 मंथ अच्छा। बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके एक साल के पहले के भी आप कभी कभी होता है, हमारे टाइम में आ जाते हैं।
तो अच्छा। आप अगर 26 में दे रहे हैं तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा करके पेपर वगैरह देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए अभी आप शायद आप कॉलेज में ही है, राइट? हाँ, 5th ईयर सर। हाँ, अच्छा, तो अभी आप कॉलेज का प्रिपेयर करिए, कॉलेज का स्टडीज को अच्छे से हैंडल कीजिए, वो आपका हो जाएगा, तब आप बाकी का देख लेंगे। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए इतना टेंशन मत लीजिए, आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा आफ्टर योर ग्रेजुएशन। अगर ओके। आप अभी के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर वगैरह देखिए, वहीं से आप नॉलेज एक्वायर करिए, टीवी का न्यूज़ मत देखिए, वो एकदम बेकार सा वो है, ओके। इंफॉर्मेशन का ओके। सोर्स है। न्यूज़पेपर देखिए, उससे आपका वोकैबुलरी अच्छा होगा। आई थिंक आई एम गेसिंग योर वोकैबुलरी इज आल्सो फाइन बिकॉज़ ऑलरेडी इतने अवेयर है एग्जाम के लिए। तो आप Sir, can you हाँ, तो suggest me a newspaper? Which should I start from? Which newspaper आप I कोई should start कोई from? सा भी ले लीजिए, व्हिचएवर यू प्रेफर, व्हिचएवर यू थिंक इज अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हिंदू अच्छा है, देन Okay. देयर इज आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया भी ठीक ठाक ही है। तो Okay. हिंदू में एक अच्छा है कि लॉट ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्रेफर हिंदू, सो यू कैन गो फॉर हिंदू। बट देयर आर अदर सोर्सेज, इकोनॉमिक टाइम्स भी है, फिर बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं। आपको अगर बैंकिंग रिलेटेड करना है तो इकोनॉमिक टाइम्स प्रेफर कर सकते हैं, आप थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड भी अवेयर हो जाएंगे। हिंदू हिंदू भी आप हिंदू लीजिए, आप हिंदू ही सही रहता है। ओके। सर, एक और क्वेरी था कि इंटर्नशिप अगर बैंकिंग एंड फाइनेंस लॉ में कर रहे हैं तो वो रिलेवेंट है क्या? थोड़ा हेल्प हो सकता देखिए है क्या उससे, देखिए मतलब हाँ इसमें? हाँ, देखिए मैंने जैसे कि बोला, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहता है वो आप एट द टाइम ऑफ filling up your application you can put it there, but ओके। when you appear in the interview, or when you get selected and when you join the bank, none of the employees in the bank or nobody will ask you that आप कहाँ करते थे, क्या करते थे, आपका क्या एक्सपीरियंस है। they will simply give you ओके। tasks और आपको वही टास्क परफॉर्म करना होगा। लेकिन वो थोड़ा ओके। आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा उस पे एक एडवांटेज दे देगा कि आप ये काम जानते हैं, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है कि आप दिस टास्क इज नाउ इजियर फॉर मी, सो इंटर्नशिप वगैरह इसीलिए आपके लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन अदर देन ओके। दैट, एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप योर एप्लीकेशन यू कैन मेंशन योर एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, बट उससे अलावा, वही उसके अलावा, उस जगह के अलावा कहीं पे भी वो बेनिफिशियल कुछ प्रूफ नहीं हुआ, मेरे लिए तो एटलीस्ट नहीं हुआ, तो वही है। ओके। ओके सर, थैंक यू, बस इतना ही पूछना था। थैंक यू। ओके, सो मतलब और हेलो कोई सर। है जिसको? हेलो हाँ, सर। जॉन शेडो, हाँ हाँ, जॉन शेडो हाँ बोलिएगा सर, यहाँ पूछिए। रीजनिंग पोर्शन में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल ज्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप हाँ, कि तो कैसा लेवल होता रीजनिंग, है? और हाँ देखो, लेवल आपको प्रिपेयर करना है कि आप जितने भी मेंस लेवल का एग्जाम रहता है, आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, ये सब का, उसमें जो मेंस लेवल का उन लोग का रीजनिंग रहता है, आई गेस आईबीपीएस पीओ का मेंस लेवल मत कीजिए, वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। लेकिन आईबीपीएस क्लर्क का जो मेंस लेवल का रहता है क्वेश्चन, तो वो आपको प्रिपेयर करना है, वो काफी हेल्पफुल रहता है। और इवन इनफैक्ट जो काफी सारे एडुकेटर्स ने भी ऐसा बोला है कि आईबीपीएस क्लर्क का जो मेंस लेवल का पेपर है, वो उसके लेवल का ही आता है आईबीपीएस एसओ में, तो वो है। और दूसरा चीज है पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा, यस डेफिनेटली उसी का ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अ, उसका ऐसा रहेगा कि जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का एक डाटा आपको दे दिया जाएगा और 5-6 क्वेश्चन उसी से आएगा। क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा मेरे ख्याल से मॉडरेट ही रहना चाहिए। लास्ट ईयर थोड़ा एक दो क्वेश्चन उन्होंने 3 या 4 क्वेश्चन दिए थे, so उसमें 2 क्वेश्चन उन्होंने बहुत डिफिकल्ट दिए थे, और मेरा इतना अटेम्प्ट ही नहीं हुआ था, टाइम भी नहीं मिला था मेरे को। मेरा अप्रोच था कि सबसे पहले मैं पजल्स को सॉल्व करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उसी से ही है, सो एक डाटा देता था वो लोग, तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन अगर मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ एक ही डाटा से, तो मेरे को बार बार अलग अलग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं, मतलब अलग डाटा रेफर करने की जरूरत नहीं, तो 5 क्वेश्चन उसी से हो गया, तो मैंने 5 मार्क उसी से मिल गया, मेरा स्ट्रेटेजी हुई थी। तो उसके अलावा सीटिंग अरेंज में भी सेम था चीज, तो वैसे ही 10 से 15, अराउंड 20 मार्क तो उसी से ही आप सिक्योर कर सकते हैं एग्जाम में। और सिलोजिज्म, फिर कोडेड इनइक्वालिटी,
कोडिंग डिकोडिंग ये सब भी रहता है, उसमें ज़्यादा नहीं रहता है, आपको 4-5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहता है। वेटेज आप एग्जाम की ये सब का वीडियो वगैरह देख लेंगे यूट्यूब में, वो लोग वेटेज दे देते हैं कि कौन सा टॉपिक में कौन सा कितना क्वेश्चन मार्क्स कितना मार्क्स कैरी करता है, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से डिफिकल्टी लेवल वो इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। खाली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उसको अटेम्प्ट करके सॉल्व करके यहाँ पे आंसर मार्क कर सकते हैं। और मैं बोलूँगा कि आईबीपीएस का जो पोर्टल है वो एकदम बिल्कुल बकवास है, तो आपको केयरफुली वहाँ पे आंसर्स मार्क करना है, तो उसके लिए थोड़ा आप अवेयर रहिएगा। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट स्वप्ना। हाँ, आपको माइक दे दिया गया। हेलो सर। हाँ हाँ जी। सर, इंग्लिश एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उसका लेवल आपने बताया है, लेकिन रीजनिंग में सर स्पीड कैसे बढ़ाना है? क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट्स पजल्स एक बार में सॉल्व हो सकते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा मतलब उसका थोड़ा लॉजिकल बहुत रहता है सर। तो हाँ उसका सॉल्व होने में टाइम बहुत लग रहा है मेरा तो खुद पर्सनली। बाकी पैरेलल वाला जो होता है लाइन वाला वो हो रहा है, बट जो सर्कुलर एंड स्क्वायर बाकी जो बॉडीज है उसके जो पजल्स है या सिटिंग अरेंजमेंट उसमें दिक्कत हो रही है। बाकी रीजनिंग का पोर्शन कवर अच्छे से हो रहा है, बट सिटिंग अरेंजमेंट्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? देखिए, उसके लिए एक ही आपको मिलेगा कि आप अपना प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके कीजिए। सो ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में एक 5 मार्क्स जो सिटिंग अरेंजमेंट वाला रहेगा 5 क्वेश्चन का, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 2 मिनट में वो सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको उतना ही टाइम मिलने वाला है। आई थिंक आप अगर 40 मिनट्स का डिवाइड करके 50 क्वेश्चंस डिवाइड कर देंगे तो ऐसा कुछ वैसा बहुत कम टाइम मिलता है आपको। शायद ही एक क्वेश्चन में मुश्किल से 44 सेकंड्स ऐसा कुछ मिलने वाला है, तो यस। उस हिसाब से आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है टॉपिक का वो अच्छे से ग्रिप में ले लेना है। आप दिमाग में वो सेट हो जाना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा करने में ऐसा करना है, तो उससे आपका थोड़ा चीज आसान हो जाती है। तो नेक्स्ट चीज है कि आपको टाइम नहीं देखना है, पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का हैबिट बनाना है। तो आप अगर एक बार हैबिट में डाल लेते हैं खुद को कि ये क्वेश्चन ऐसा ये ऐसा ऐसा रहता है और इसका इसके बाद ये स्टेप होता है उसके बाद ये स्टेप होता है, ऐसे खुद को अगर ट्रेन करते हैं आप, धीरे धीरे आपका जो क्वेश्चन का आंसरिंग जो ड्यूरेशन रहता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और खुद की तरफ से भी थोड़ा अवेयर रह के आपको भी ट्राई करना है कि क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि टाइम लेके पूरा एकदम 10-15 मिनट लेके, क्योंकि देखो मेरा भी पहले जब मैंने ये सौरभ सर का प्लेलिस्ट देखा था तो वहाँ पे जो वहाँ पे पहले वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे स्क्रीन में ही क्वेश्चंस डालते थे। तो उनका जो स्क्रीन में जो क्वेश्चन रहता था तो मैं वो सॉल्व करने में एक क्वेश्चन पहला टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एक क्वेश्चन 20-30 मिनट लगाता था, तो बहुत टाइम चला गया। फिर मैं धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, जब एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके ऊपर मैंने अदर आफ्टर द वीडियो मैंने जितना हो सका दूसरे सोर्सेस में आई मीन दूसरे बुक्स में और रीजनिंग के जो बुक्स है क्वेश्चन है वहां से जाके सॉल्व करने का ट्राई किया। और ऐसा नहीं कि मैं उसको अपने टाइम लिमिट सेट करके सॉल्व करता था, मैं जितना हो सके टाइम लेता था, खुद को लिमिट नहीं करता था। फिर धीरे धीरे वो इन 10 to 15 डेज मेरा अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया और उस अंडरस्टैंडिंग बढ़ने से मेरा स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ गया। तो थोड़ा रहता है, और आप ऐसा नहीं कि आप 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस पूरा एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे सक्सेसफुली, ऐसा पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ही मतलब ज्यादा माहिर हो गया, आपका हाथ बहुत ही ज्यादा चलता है, और या फिर आप आंखों में ही स्क्रीन में देख के ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको एम रखना है कि रीजनिंग में आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट 25 to 30 आपको अटेम्प्ट करने ही है। और अच्छे से आप मैंने ऐसा सेट किया था कि मैं पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट जो बड़े बड़े डेटा वाले क्वेश्चंस थे
तो उनको मैंने क्या किया था कि एटलीस्ट 11 मिनट्स दूंगा हर एक क्वेश्चन को। तो वैसे मेरा तीन तीन क्वेश्चन में 33 मिनट्स उसमें चला जाता था, और बाकी का जो छोटा मोटा क्वेश्चन रहता था, सिलोजिज्म्स, फिर कोडिंग इनइक्वालिटी, ये सब कुछ और ये सब जो इनइक्वालिटी वगैरह का जो ग्रेटर इन इक्वल टू ये सब रहता है ना, वो वाला क्वेश्चन मैंने स्पीड बढ़ा लिया था उसमें अपना प्रैक्टिस से। तो वो सब क्वेश्चन में मेरा रफली 1 से 2 मिनट लगता था। तो इधर 3 क्वेश्चन तो सीटिंग अरेंजमेंट डाटा ये सब का आता था, तो 15 क्वेश्चन उसी में आ जाता था, 15 to 3, और ऊपर से इधर 5-6 क्वेश्चन इधर के अटेम्प्ट कर लिया था मैंने। अराउंड 20 या 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसमें से मेरा शायद 17 या 18 ऐसा कुछ मार्क्स, मेरे को याद नहीं है सही से, वैसा ही कुछ मेरा मिला था। तो ऐसा नहीं कि आपको सबके सब अटेम्प्ट करने हैं, पूरे बहुत अटेम्प्ट करने से भी हो जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना है, और टाइम आपको पहले नहीं देना है, मतलब कि लिमिट नहीं करना है। तो सर और एक जीए के बारे में पूछना था। अभी जीए के हाँ लिए जी। बहुत टाइम कम है सर, क्योंकि जो प्रीवियस नोटिफिकेशन था वो तो नवंबर में रहता था एग्जाम, ठीक है। हाँ हाँ, और इस अभी बार जो थोड़ा एग्जाम टाइम है कम हमारा है। अगस्त में है। और इनफैक्ट मतलब रिवीजन के लिए भी जस्ट 2 मंथ्स है, तो हमें कब से करना चाहिए? फ्रॉम द स्टार्टिंग वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम विच मंथ? सो ये देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आप 6 मंथ्स का मिनिमम जीए प्रिपेयर कीजिए, करंट अफेयर्स प्रिपेयर कीजिए। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि 1 ईयर का भी देखिए थोड़ा बहुत, इतना डेप्थ में नहीं मत जाइए, लेकिन बेसिक देख लीजिए कि क्या क्या इंडिया में हुआ था पिछले 1 साल में। लेकिन अभी फिलहाल जो कि जैसे कि आपने बोला 2 मिनट 2 महीना का टाइम है, तो उसमें आपको प्रिपेयर करने का थोड़ी डिफिकल्टी है, लेकिन आप 6 मंथ्स का देखिए, लेकिन वो 6 मंथ्स में जो भी टॉपिक्स है उससे रिलेटेड आपको बैकग्राउंड में भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था रिसेंटली, तो वो एक रिसेंट हैपनिंग है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में भी देखना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान कब से ये इनका हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किस कारण चल रहा है, कश्मीर का इशू क्या है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। तो वैसा वैसा रहता है। तो अ, उस वो आपको दिमाग अपने स्ट्रेटेजी में उस हिसाब से आप बना लीजिए कि मैं 6 मंथ्स से या फिर 8 मंथ्स का प्रिपेयर करूंगा या करूंगी। तो उस अकॉर्डिंग 6 to 8 मंथ्स का जो भी रहेगा उससे रिलेटेड मैं बैकग्राउंड में हिस्ट्री में उस फैक्ट का जो जो था वो मैं देख उसको भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लूंगा। अ, या फिर आप ऐसा भी, जैसे कि अभी सोलर एनर्जी का बहुत चल रहा है इंडिया में, तो पीएम सूर्य घर एक स्कीम है, तो उसका आप अभी तो वो लेटेस्ट स्कीम है, तो उसके बारे में तो आप पढ़ेंगे ही। तो रिसेंटली जो जो हुआ, पूरा एक्सटेंशन वगैरह हुआ होगा, तो वो भी आप पढ़ लेंगे। फिर वो सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये सब किस इंडिया के कौन से एम्बिशन के अकॉर्डिंग ये स्कीम लाया गया था, और वो इंडिया का एम्बिशन किस इंटरनेशनल ट्रीटी के अंदर हमने वो एम्बिशन डिक्लेयर किया था कि हमारा ये एम रहेगा। तो जो भी है क्लाइमेट कन्वेंशन रहता है, वो सब के बारे में थोड़ा आप बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा आपको। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 महीने का आप पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने का ही पढ़ रहे हैं, उसको आप 6 महीने के पीछे जो 3-4 साल पहले या फिर 10 साल पहले जो हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स आपको नॉलेज एक्वायर करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं ये लोग। इनफैक्ट कभी कभार तो जो प्रेसिडेंट इंडिया में आता है विजिट के लिए दूसरे कंट्रीज से, तो वो प्रेसिडेंट का वाइफ का नाम भी पूछ लिया है किसी किसी एग्जाम्स में, क्लर्क वगैरह में पूछ लिया है। तो वैसा डिफिकल्टी थोड़ा रहता है, अनप्रिडिक्टेबल भी रहता है। लास्ट ईयर बहुत सारे वैसे अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आए थे, और आपको आरबीआई गाइडलाइंस थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना है, या फिर रिसेंट जो अपॉइंटमेंट्स है, सेबी का अपॉइंटमेंट हो, आरबीआई का अपॉइंटमेंट हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नर रहता है उनका अपॉइंटमेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट के नए जो चीफ जस्टिस है उनका कब अपॉइंटमेंट हुआ, वो कब तक रहेंगे, उनका नाम से पहले कौन था, वो सब देख सकते हैं। या फिर इंडिया का सबसे पहला चीफ जस्टिस कौन था, इंडिया का सबसे पहला जस्टिस इंडियन था कि वो बाहर का कंट्री का था, फर्स्ट हिंदू चीफ जस्टिस कौन था, फर्स्ट मुस्लिम चीफ जस्टिस कौन था। वैसा क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आ सकता है, तो बैकग्राउंड में भी आपको देखना है।
और सर ये बैंकिंग अवेयरनेस का जो पोर्शन होता है स्टैटिक वाला, उसका कुछ वेटेज है क्या उसमें एग्जाम में? हाँ, एक दो क्वेश्चंस आपको पहले होता था कि बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन धीरे धीरे करंट अफेयर्स की तरफ शिफ्ट हो गया रिटर्न एग्जाम का। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस उसके लिए पढ़ना ही नहीं है, आपको पढ़ना है बैंकिंग अवेयरनेस। एटलीस्ट बेसिक्स समझ लीजिए कि बैंकिंग टर्म्स क्या क्या है, एनईएफटी क्या है, फिर आईएफएससी कोड क्या है, ये सब बेसिक जो टर्म रहता है बैंकिंग का, वो कोई भी आप गूगल कर देंगे तो आपको बेसिक एटलीस्ट 20 to 50 टर्म्स मिल जाएंगे बैंकिंग के रिलेटेड। फिर आपको बैंक का हिस्ट्री इंडिया में क्या है, कौन सा बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था, कौन सा बैंक का एमडी एंड सीईओ कौन है। फिर एटलीस्ट बड़े बड़े बैंक्स का एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बैंक्स का एमडी कौन है वो देख लेना है। फिर बैंक कब नेशनलाइज हुआ था इंडिया में। फिर स्टेट बैंक का हिस्ट्री क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो कब इंपीरियल बैंक से फिर कब क्या कैसे चेंज हुआ, कब वो स्टेट बैंक बना, वो देखना है आपको। इंडिया का फर्स्ट बैंक कौन था। फिर आरबीआई का फंक्शन क्या है बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में कौन सा लेजिस्लेशन, मेन लेजिस्लेशन है। पेमेंट्स ऑफ सेटलमेंट्स एक्ट कब आया था। फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो यूपीआई वगैरह है, ये सब कौन देखता है, एनपीसीआई क्या है। ये सब आपको बैंकिंग का रिलेटेड जितना भी इकोसिस्टम है बैंकिंग इकोसिस्टम में, उसके बारे में बेसिक्स आपको एटलीस्ट गेन करना है। और डेप्थ में जाके आप अभी टाइम नहीं है और फायदा भी नहीं है क्योंकि इतना क्वेश्चंस आता नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चंस मतलब प्रिपेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा रिगार्डिंग बैंकिंग इकोसिस्टम। ओके सर। सर आरसी इंग्लिश में आरसी का वेटेज कितना होता है? सॉरी, इंग्लिश में इंग्लिश सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज कितना होता है सर? मतलब एक पैसेज अच्छा, आता है या हाँ 2 देखो, पैसेजेस? वेटेज स्पेसिफिकली वो कुछ नहीं रहता है, मतलब कभी कभी वो लोग 3 या 4 भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डाल देते हैं। पैसेजेस बहुत सारे भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम वो 2 या 3 देते ही है। तो इतना टेंशन वाला बात नहीं है, उसमें आप आराम से प्रिपेयर कीजिए। मेरा रहता था कि इंग्लिश में मैं सबसे पहले ये सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, ये सब मिसलेनियस वाले सॉल्व कर लेता था। उसके बाद लास्ट में पैसेज में जाता था, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा टाइम जाता है। जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है उसमें सबसे ज्यादा टाइम आपका लगता है। तो आप जितना हो सके उसको एकदम एंड में करिए, बाकियों को अटेम्प्ट कर लीजिए। नहीं तो आपका क्या होगा, रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आपको आउट ऑफ 40 मिनट्स आपका हर एक पैसेज में आपको मिनिमम 10 मिनट्स पढ़ने में लगेगा। बाकी के क्वेश्चंस में आप सोच लीजिए 3 मिनट लग गए या फिर 2 मिनट लग गए, तो आपका 12 मिनट हर एक पैसेज में लगेगा। तो 3, वैसे सोच लीजिए 12 मिनट, 24 मिनट, आधा घंटा ऑलमोस्ट आपका पैसेज में ही चला जाएगा। और बाकी का जो 20 या 30 क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको टाइम मिलेगा ही नहीं ज्यादा सोचने के लिए। और पैरा जंपल ये सब सेंटेंस अरेंजमेंट, इसमें बहुत थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है वो सब भी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर स्ट्रेटेजी अपना बनाना है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन मैं सजेस्ट करता हूँ लास्ट में आप अटेम्प्ट कीजिए, पहले बाकी को। और रीडिंग कम्प्रिहेंशन 3 या 4 ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन नहीं, आई मीन 3 या 4, मैक्सिमम 3 कभी कभी आ जाते हैं, मैक्सिमम 4 भी जा सकते हैं जो पैसेज एक पैसेज एक पैसेज के लिए 3 to 4 क्वेश्चन। यस, नहीं 3 to 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पैसेज, और 3 मैक्सिमम आपका 3 पैसेज रह सकता है। और रीडिंग कम्प्रिहेंशन में एडिशनल क्वेश्चंस भी रहते हैं। आपको वोकैबुलरी सोच लीजिए, वहाँ पे एक वर्ड हाईलाइट कर दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि आप इसके जगह एक सुटेबल और एक वर्ड लिख दीजिए कि जो सेम मीनिंग करेगा, कन्वे करेगा। या फिर आपको एंटोनिम लिखने बोल दीजिए, तो या फिर आपको बोल देंगे कि ये वर्ड को हटा के एक ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे दे दीजिए, जिससे कि सेंटेंस थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल हो। तो वैसा आपको दे दिया जाएगा। तो वोकैबुलरी इसलिए आपको बढ़ाना है। तो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो पैसेज से आएगा, और 1 या 2 क्वेश्चन वोकैबुलरी का आएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट अभी और कोई पूछ सकते हैं? मैं सिर्फ 6 बजे तक ही लूंगा, उसके बाद और नहीं लूंगा ये सेशन। हाँ, कृति आपको दे दिया गया है।
आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, कृति जो है। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे तो मैं दूसरों को दे रहा हूँ, ब्लॉसम बोल के जो है आपको दिया गया। हेलो, कोई, हाँ हेलो ब्लॉसम माइक। हाँ हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ सर मुझे हाँ ये जी बोलिए। जानना था कि आपका मैंने एक ब्लॉग पढ़ा था जिसमें आपने मेंशन किया था कि रेन एंड मार्टिन बुक इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करने के लिए सफिशिएंट है। तो सर अभी आपने बोला कि आपकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी थी तो आपने लिया नहीं है वो, पर मैं लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरी अच्छी नहीं है, तो सफिशिएंट रहेगा? हाँ, रेनिन मार्टिन आप ले सकते हैं। बहुत सारे यूपीएससी वगैरह के जो पढ़ते हैं वो लोग रेनिन मार्टिन सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एसएससी वगैरह में भी रेनिन मार्टिन वाले स्टूडेंट्स रेनिन मार्टिन वाले बुक ही प्रेफर करते हैं। उसके अलावा आप अगर मैं अभी रेनिन मार्टिन इतना सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बोल के है, निमिषा 120 बंसल रूल्स ऑफ। का। मैं ग्रुप में ओके लिंक सर। डाल दूंगा, आप वो ले सकते हो। वो मतलब आपको बैंकिंग रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, आईबीपीएस हो, एसबीआई का हो, आरआरबी हो, क्लर्क का, मेंस जो भी है, वो उसमें जी जी आपको काफी हेल्प करता है। वो निमिषा मैम मतलब वेल नोन एडुकेटर है इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश। तो जी। बैंकिंग में आपको वो अच्छी तरह से, उनका एक यूट्यूब भी चैनल है, निमिषा मैम बंसल बोल के। मैं ये लिंक में डाल दूंगा ग्रुप में। हाँ, ठीक है और ये बुक आप अच्छे सर। से खरीद के पढ़ सकते हैं उससे। ठीक है सर, तो मुझे ये पूछना था, ये सौरभ सर का आप यूट्यूब चैनल फॉलो करते थे तो उनकी बुक भी परचेज की थी आपने या सिर्फ यूट्यूब चैनल से आपने कवर किया था? मैंने सौरभ सर का बुक नहीं खरीदा था। मैंने अड्डा का ही पुराना, एकदम बहुत पुराना एडिशन, आई थिंक कोविड के टाइम में ही मैंने एक खरीद के रखा था कि मैं प्रिपेयर करूंगा व्हाइल डूइंग माय कॉलेज। बट मेरा नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला मेरे को। बाद में अभी वही बुक मैंने निकाल के पढ़ लिया, तो उसी से मेरा प्रिपेयर हो गया। क्वेश्चन आपका सेम पैटर्न सेम ही रहता है, ऐसा नहीं कि कुछ चेंज हुआ है पैटर्न में। आप खरीद सकते हैं रीजनिंग वाला बुक, मैं सजेस्ट करता हूँ ये खरीद लें, क्योंकि आपको आप कितना ही मॉक्स खरीदते रहेंगे, क्योंकि एक मॉक में आपको रीजनिंग का 40 क्वेश्चंस मिलेगा, वो भी मिक्स। हाँ, 40 या 50 क्वेश्चंस रहेगा, वो भी आपको अलग अलग टॉपिक से मिलेगा, और इतना अच्छे से आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे, और उसमें टाइम लिमिट रहता है। तो जी थोड़ा दिक्कत हो जाता है प्रिपेयर करने के लिए, स्पेशली फॉर दोज हु आर completely new to the concepts of reasoning. So बेस्ट रहता है कि आप बुक खरीद लीजिए, तो और वीडियो को रेफर कीजिए। वीडियो में जो समझ में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, उसके बाद आप उसका उसके अकॉर्डिंग सेम टॉपिक का जो क्वेश्चंस है बुक में, रीजनिंग वाले बुक में, जी। चैंपियंस बोल के एक बुक है, वो 24/7 का ही, यहाँ से सौरभ सिंह सर का। तो वो बुक अच्छा। आराम से आप उस बुक से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। वो बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक, बहुत ही हाई डिफिकल्टी लेवल तक भी उनके वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अराउंड 5000-4000 क्वेश्चंस शायद वो लिखा ही है उनके बुक में। तो वो बुक आप फॉलो कीजिए, वो बुक खरीद लीजिए, और वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आप बहुत ही ज्यादा खुद को बोल रहे, खुद मैं तो कह रहा हूँ, आप खुद फील करेंगे कि मेरा इंप्रूव हो रहा है रीजनिंग। ओके सर। सर मुझे ये जानना था, जैसे नेगेटिव मार्किंग भी है तो आपने क्या स्ट्रेटेजी लिया कि मैं इतना क्वेश्चन अटेंड करूंगा और इतना अगर गलत भी होगे तो चलेगा? तो मुझे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि जितना सही होता है उतना गलत भी हो जाता है मेरा, तो पूरा वो हाँ माइनस माइनस होके हाँ, बहुत कम हो जाते हैं मार्क्स। देखिए इंग्लिश में जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले मैं सब मिसलेनियस क्वेश्चन, मतलब अलग अलग टॉपिक वाले करता था, फिर लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि सबसे ज्यादा टाइम लेता था, मैं उसको लास्ट में करता था। लेकिन रीजनिंग में मैंने उल्टा किया, जो सबसे ज्यादा टाइम टाइम कंज्यूमिंग था, उसको मैं सबसे पहले करता था। इसका रीजन ये था कि ओके। उसके क्वेश्चंस बहुत सारे एक साथ आते थे, क्योंकि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का आप देखेंगे जब अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको एक जी डाटा मिल जाता है कि पूरा एकदम सब ABCD ऐसे करके बहुत सारा लोग बोल देते हैं कि इधर बैठा था, वो उधर बैठा था, वो ही वाज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, ऐसे करके रहता है ना। तो जी उसका एक डाटा रहता है, उसके साथ आपको क्वेश्चंस 5 to 6 क्वेश्चंस रहता है। तो एक ही डाटा से आपका 5-6 क्वेश्चन हो रहा है। और अगर आप दूसरे में जाएंगे, सिलोजिज्म में जाएंगे, तो आपको हर एक क्वेश्चन में अलग अलग डाटा रहेगा। मतलब एक वो ऐसा रहता है ना सिलोजिज्म में कि ऑल कप्स आर बुक्स, फिर सम बुक्स आर कप्स, ऐसा बोल के आप रहेगा।
फिर जी दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन में ऑल ट्रीज आर मैंगोज और मैंगोज आर सिटीज, ऐसा रहेगा। तो अलग अलग मतलब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रहता है। लेकिन इन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट एक ही डेटा से आपको 5-6 क्वेश्चन मिल रहा है। तो पहले वो उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, आराम से टाइम लिमिट सेट कर लीजिए कि मैं 9 to 11 मिनट्स के अंदर एक सिटिंग अरेंजमेंट का डेटा कंप्लीट करके 5-6 क्वेश्चन उसका अटेम्प्ट करके खत्म कर लूंगा। तो तब आपका जी एटलीस्ट जितना भी सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह का है, तो उसमें से 5-5 क्वेश्चन अगर रहता है, तो 3 अगर आप जी अटेम्प्ट कर लेंगे तो रीजनिंग का आपका 15 मार्क उससे गिवन यू आर गुड एट पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। सो जी उसमें अगर आपका एक्यूरेसी सही रहता है तो 15 मार्क आराम से 3 पजल फिर इसका डेटा से आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट रहता है फिर बाकी का जो अराउंड आपको आपके हाथ में शायद 3 क्वेश्चन ऐसा हो गया, तो 9 मिनट रखने से आपका 27 मिनट, आधा घंटा तो उसमें चला गया, बाकी का 10 मिनट रहेगा। 10 मिनट में आप सिलोजिज्म का सॉल्व कर सकते हैं, कोडेड इनइक्वालिटी वगैरह जितना हो सके, जो जो आपको इजी लगता है टॉपिक्स, उसको आप जी वो 10 मिनट्स में आप सॉल्व कीजिए। अगर आप अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन भी, अगर 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर देते हैं तो और भी बढ़िया है। लेकिन अगर आप 8 क्वेश्चन या फिर 7 से 8 क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं तो 15 + 8 क्वेश्चन आपका अराउंड 23 क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएंगे। और एक्यूरेसी के अनुसार अगर आप रखते हैं एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी रखते हैं तो आपका 23 आउट ऑफ 23 मिल सकता है और आपका चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और कट ऑफ हम लोग का रीजनिंग में बहुत ही लो रहता है, अराउंड 4 या 5 रहता है हर साल। कभी कभार 3 भी चला गया, 2 भी चला गया, डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। तो वही मेरा स्ट्रेटेजी वही था कि पहले बड़े बड़े डेटा वाले क्वेश्चन करता था और बाद में जो छोटे मोटे इजी जो मेरे को टॉपिक लगता था वो उसका करता था। और सर जनरल अवेयरनेस में कितना मतलब आप टारगेट करके चलते थे कि इतना तो होना ही चाहिए? और इंग्लिश का भी मेरे को बता दीजिए, जैसे 25 मार्क्स है तो कितना आपने टारगेट किया? जनरल अवेयरनेस का मेरा सबसे ज्यादा नर्वसनेस उसी में ही था, क्योंकि मैं जितना भी पढ़ रहा था मेरे को नया नया चीज मिल रहा था और मैं उसको भी पढ़ रहा था, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। तो टारगेट खुद की तरफ से मत रखिए, आप जितना हो सके नया नया नॉलेज एक्वायर कीजिए, आपके ऊपर ही है कि किस तरह आप कोप अप करते हैं इस टाइम में। लेकिन प्रेशराइज मत फील कीजिए कि अगर नहीं हो रहा है तो उसको जाने दीजिए, दूसरे पे चीज पे फोकस कीजिए। जनरल अवेयरनेस अभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने का भी आप टारगेट रख सकते हैं। सजेस्ट नहीं करता, रेकमेंड नहीं करता ये चीज, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने का टारगेट रख के भी आप दूसरे सब्जेक्ट्स में स्कोर बढ़ाने का रख के एम करके आप जा सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस में मेरा टारगेट यही रहता था कि मैं एटलीस्ट 11 to 15 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करता था। जितने भी मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे तो उसमें मैं उतनी ही स्कोर कर रहा था, तो उतना ही मैं एम कर रहा था। और आपको अच्छा मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगा कि आप जितना मॉक टेस्ट में अच्छा करेंगे और जितना मॉक टेस्ट में आपका स्कोर रहेगा, सेक्शनल वाइज बोल रहा हूँ, उतना ही आपको टारगेट रखना है, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं रखना है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके, आदित्य सिंह आपको दिया जा रहा है। आदित्य सिंह आपको माइक अलाउ कर दिया गया है। ओके, कोई और रेज कर रहे हैं? कृति, ये लास्ट रहेगा प्लीज, इसके बाद और नहीं हो सकता मेरे से, क्योंकि मेरे को थोड़ा बाहर भी जाना है। कृति को माइक दे दिया गया, जो था वो निकल गया, कोई था आदित्य सिंह। अगर किसी को डाउट पूछना है तो काइंडली आपको रेज वाला ऑप्शन मिलेगा, रेज योर हैंड, या फिर कुछ स्पीकिंग के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा शायद, आप देख लीजिए वहाँ पे और उसको रेज करके। Good evening, sir. हाँ कृति बोलिए। Then गुड last इवनिंग। year I missed my pre by 0.02 marks because of reasoning, but my current affairs were well prepared. But this time, as I haven't done it on daily basis, last year I was doing it daily, so I scored 25.
But this time, as I haven't prepared it daily, can I do it from November to February from Cloud Affairs PDF? Monthly PDFs they were providing. From November last year or this last year to this year's Last February. year, yes, this year February. Okay. Yeah, you can do it from the PDF. Okay, and from March on. From March you can follow any PDF, right? Because right now PDFs are the best source. अगर आप वीडियो देखने जाएंगे तो it will take so much time, you will get frustrated, so you will not have enough time for other subjects. So you can follow PDFs from different sources. Monthly PDFs follow कीजिए. You don't have enough time. If you can manage time, then you can also go for weekly PDFs. Or Okay. Other than that, you can also follow monthly videos from YouTube, but it will take so much time from your schedule that you will not get the chance to study other sections properly. Okay, sir. And RBI norms? Yeah, you attempted the question last year. You attempted the exam last year, so you know that. Yes, sir, but my current affairs were well strong because I did it on daily basis and I revised it properly. So my current were all corrected, almost all correct थे जितने किए थे. But I didn't do any RBI norms and SEBI मतलब जो static वाला था, I didn't do that इतना ज़्यादा. This year if you can manage time, then try to go through at least few of the recent developments in RBI. Okay. And for other statutory bodies, I think competition commission is there, SEBI is there. Then you can look for the recent developments by RBI also. RBI का ही सही है, I think. Okay, sir. All right. Last year we had questions from RBI only, right? Yes. We had the guidelines part or the norms one. Yeah. So those were the most Otherwise, they were difficult well from the current affairs only. Mostly from Yes. were from current one. Okay. So the RBI ones were the most unpredictable thing because nobody was aware that we were going to be asked RBI questions, RBI related questions. We were Yes, sir. preparing only the functionary parts of RBI. That RBI does this and this for banking industry, but we were not aware that the guidelines were also asked in the exam. So this year it's best if we can prepare RBI guidelines, at least the recent ones, at least the recent 2 to 3 years ones, Alright. maybe. Okay, sir. Okay, thank you. Okay, कोई और? Okay, उस्मान अब्बासी, प्लीज जल्दी जल्दी, ये लास्ट वाला होगा, इसके बाद आई विल नॉट टेक एनी फर्दर क्वेश्चंस. इफ अगर कुछ रहता है तो यू कैन रेज इट इन द ग्रुप. आई विल ट्राई टू एड्रेस इट इन टाइमली मैनर. Usman Abbasi, you've been given the mic. You can ask a question. You were raising your hand, so. सर मेरा एक क्वेश्चन. ओके जॉन, पूछिए. कि स्टैटिक्स रहता है करंट अफेयर्स में, तो कितने क्वेश्चन आ सकते हैं स्टैटिक्स जीके से? भाई स्टैटिक का क्या ही बोलूं, मेरे को तो स्टैटिक का ज्यादा याद ही नहीं कि क्या आया था क्वेश्चन. आप 3 या 4 मान के चलो, ज्यादा नहीं आता है स्टैटिक का मेरे ख्याल से. सब रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में ही आया था, जो करंट अफेयर चलता रहता है वही. स्टैटिक का एक मेरे को अच्छे से याद है कि उन्होंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जो लास्ट ईयर आई थिंक एक डिक्लेयर हुआ था, 2 या 3 हमारा इंडिया का टूरिस्ट अट्रैक्शन वहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हेरिटेज साइट्स इंक्लूड हुआ था. तो उसके रिलेटेड उन लोग ने पूछ लिया कि कौन से ईयर में हम लोग का पहला ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो वो उन्होंने पूछ लिया था. तो वो स्टैटिक पार्ट वैसा क्वेश्चन आ सकता है कि बहुत ही पुराना पूछ लेते हैं. जैसे कि मैंने बोला कि आपको 6 to 8 months प्रिपेयर करना है, लेकिन उससे
रिलेटेड जो स्टैटिक बैकग्राउंड है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत देखना है। तो वैसे आप प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि जो भी स्टैटिक रिलेटेड आएगा वो आपको रिसेंट डेवलपमेंट्स के रिलेटेड ही आएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको स्टैटिक सबका सब प्रिपेयर करता है। बाकी थोड़ा बहुत जो बेसिक जनरल नॉलेज रहता है कि इस कंट्री का कैपिटल क्या है, कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है, वो सब आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। थैंक यू। राइना आपको दिया गया लास्ट ईयर माइक, इसके बाद किसी को नहीं दिया जाएगा। लास्ट हो गया, 6:10 हो गए, मेरे को बाहर जाना है भाई, बाजार जाना है। काइंडली थोड़ा जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। ओके ओके, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगर आई होप कुछ तो हेल्पफुल था। अगर कुछ और रहता है तो आप ग्रुप में डाल दीजिए। बस ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में डाउट मत पूछिए। enough of these questions because I've already cleared so many doubts regarding this topic कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बैंकिंग नहीं कंप्यूटर सर्टिफिकेट का ही गुरु हो गया हूँ। तो जितना हो सके आप खुद से अपने बीच में डिस्कस करके या खुद से रखिए, लेकिन ग्रुप में अननेसेसरीली क्वेश्चंस रेज मत कीजिए, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ओके राइना, आपको फिर से माइक दिया जा रहा है, लेकिन प्लीज आस्क अ क्वेश्चन क्विकली। हेलो, हाँ सर, ऑडिबल ना? हाँ या जी सर। सर मुझे बताइए आपका मेंस में ना स्ट्रेटजी क्या था? एक्चुअली मेरा रह गया था लास्ट ईयर, तो आपका स्ट्रेटजी क्या था मेंस के लिए? ओके, यही क्वेश्चन आपका, और तो कुछ नहीं है? नहीं और कोई नहीं। और इंटरव्यू में क्या पूछा गया था आपसे, बस ये? ओके, तो मेंस में मेरा स्ट्रेटजी यही था कि मैं बेयरएक्स ही पढ़ूंगा। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। मैंने ड्यूरिंग प्रीलिम्स प्रिपरेशन मैंने मेंस थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना शुरू किया था, लेकिन बाय द टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द अदर सेक्शंस ऑफ प्रीलिम्स, आई रियलाइज दैट मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर फोकस ऑन प्रीलिम्स। फिर प्रीलिम्स के बाद जो टाइम मिला उसमें ही अच्छे से मेरा मेंस प्रिपेयर हुआ था। And before that, during my college years, I tried to study law thoroughly. So जितना हो सके मेरे तरफ से वो एक मेरे को एडवांटेज ही रहा कि मैंने अच्छे से लॉ की पढ़ाई कॉलेज में की थी शायद। तो उसके लिए ही मेरा 1 मंथ में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स वगैरह इजीली क्लियर हो गया था, और इतना टाइम नहीं लगा था मेरे को समझने में। और ड्यूरिंग द मेंस प्रिपरेशन मैंने सिर्फ बेयरएक्ट में ही फोकस किया था, बिकॉज हमारा क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है मेंस के लिए उसमें बेयरएक्ट रिलेटेड ही मतलब क्वेश्चन आता है पूरा। तो आपको बेयरएक्ट के लिए पूरा पढ़ना है। बेयरएक्ट को एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 5-6 बार पढ़ना होगा आपको। वो ऐसा मतलब डेडिकेशन से पढ़ना होगा कि ये अच्छे से मतलब आपको मेमोराइज ही हो जाए सर। तो और ऐसा नहीं कि आपको पूरा बेयरएक्ट एक सेक्शन पढ़ना है। जो मेन सेक्शंस होता है आपके अकॉर्डिंग, और जो कनेक्टिंग सेक्शंस रहते हैं एक दूसरे से, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। और जो फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड एक्ट्स हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो आई थिंक 10 या 12 कॉमन डायरेक्ट जो कि AIB वगैरह में भी आपने पढ़ाई की होगी जिनसे, वही आपको फॉलो करना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट, फिर क्या था सरफेसी वगैरह, जो भी ये सब है, ये जो AIB में जो पढ़ा उसको पढ़ना है। फिर एक्स्ट्रा जो बैंकिंग रिलेटेड है, बैंकिंग रेगुलेशन, जो एंगस बुक एविडेंस एक्ट, RBI एक्ट, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट, फिर इसके बाद आपका जो सरफेसी एक्ट है, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स फ्रॉम डेब्ट्स ड्यू टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, ये सब आपको थॉरोली पढ़ना है। और अच्छे से पढ़ना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन से देख रहा हूँ। पूरा आपको रहना है कि कब ये कमेंट्स हुआ था, कब ये इफेक्ट में आया था, कब ये इनएक्ट हुआ था, इसका एप्लीकेबिलिटी कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में नहीं है। फिर जो न्यू क्रिमिनल लॉज है उसमें आपको देखना। मैं न्यू क्रिमिनल लॉज का मैंने क्या किया था कि पुराने वाले क्रिमिनल लॉज, क्योंकि हमारे टाइम में न्यू क्रिमिनल लॉज एकदम नया आया था, और वी वर डाउटफुल दैट कौन से
पेपर में कौन से लॉज आने वाले हैं, नए वाले आने वाले हैं, पुराने वाले आने वाले हैं। तो बहुत सारे एडुकेटर्स ने हम लोगों को सजेस्ट किया था कि यू स्टडी द ओल्ड वंस बट try to prepare the corresponding new provisions in the new acts. So हम लोग ने मतलब मैंने वैसे ही पुराने वाले एक्ट को पढ़ा, फिर नए वाले एक्ट को बिल्कुल भी नहीं देखा था मुझे। तो फॉर्चुनेटली एग्जाम में हम लोग का मेंस में जो क्वेश्चन था वो वैसे ही आ गया था कि उन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछा था। उन्होंने क्वेश्चन दिया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन सो एंड सो ऑफ भारतीय न्याय संहिता दिस ऑफेंस दे देते एक ऑफेंस का नाम, फिर दिस ऑफेंस मीन्स क्या क्या है, उसका जो इंग्रेडिएंट्स रहता है ऑफेंस का वो वहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया था और उसमें से आपको करेक्ट वन चूज करना था। तो मेंस में वैसा ही क्वेश्चन आया गया था न्यू क्रिमिनल लॉज का। इस बार शायद थोड़ा डिफिकल्टी लेवल चेंज कर देंगे वो लोग डिपेंडिंग ऑन देयर मूड आई थिंक। तो थोड़ा सा वो आपको क्रिमिनल लॉज अच्छे से वो रेडी करना है वो। उसके अलावा डायरेक्ट ही आपका मेन है सोर्स ऑफ नॉलेज। कोई भी आपको कोर्स वगैरह मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आप यूट्यूब में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब में आप रेफरेंस ले सकते हैं, बहुत सारे एडुकेटर्स हैं। लेकिन IBPS SO के स्पेसिफिक के लिए कोई भी एडुकेटर्स वो वहाँ पे नहीं है। लॉ डिकोडेड बोल के एक चैनल है, वो उससे आप देख सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत इतना अच्छा नहीं है। हेल्पफुल है लेकिन इतना मैं बोलूँगा अच्छा नहीं है। वो बहुत सारा प्रोविजंस डिटेल में डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं करता है। उसके अलावा मेरे ख्याल से मैंने जितना किया था कि मैंने दूसरे जुडिशियरी वाले कोर्सेस जो फ्री क्रैश कोर्सेस वगैरह यूट्यूब में प्रमोशन के लिए डालते हैं उन्हीं से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मैंने उन्हीं से पढ़ा, तो वो बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए। तो आप भी जो आपको डायरेक्ट जो भी एक्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और यही रहता है आपको मेंस के लिए। और इतना डिफिकल्ट भी नहीं था हम लोग का टाइम में, तो आपके टाइम में भी होपफुली इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पीपल अटेम्प्टिंग द एग्जाम। लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है। तो यस, यही रहता है आपका। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जो भी यहाँ जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे। जी सर, हाँ। आपने मॉक किए थे सर मेंस के लिए पे? अगर कहीं से हाँ किए थे मैंने आप? वही मैंने बोला ना कि मैंने प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक ही मॉक का बंडल ले लिया था जो अड्डा था। और उसके अलावा आई एग्जाम भी का मैंने एक दो फ्री जो अब वो लोग सब प्रोवाइड करते हैं फ्री मॉक टेस्ट वो ही दिया था। और इतना मेरे को मॉक देने के लिए इतना टाइम भी नहीं मिला था। मैंने सिर्फ वैसे ही जो यूट्यूब में वो लोग वीडियो वगैरह डालते थे कि एक क्वेश्चन डालते हैं 4-5 ऑप्शन दे देता, वो उसी से ही मैं स्किप कर करके थोड़ा या फिर वीडियो का स्पीड बढ़ा के मैं से अटेम्प्ट करता था। वही मेरे लिए मॉक था क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिला था अटेम्प्ट करने के लिए। और मॉक खरीदना मैं इतना सोच नहीं रहा था कि इतना मेरे को देना चाहिए बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरा निकल जाएगा। मैं वरीड था इंटरव्यू के लिए। तो वैसे ही आपको जैसा आपका स्ट्रेटेजी रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको भी इन्वेस्ट करना है, सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। कि ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली अभी पहले मॉक खरीद लेंगे उसके बाद आप प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। पहले प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, फिर देखिए कि आप मॉक में कितना खर्च करना है आपको, और उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 या 3 आप सोर्सेस में मॉक के लिए पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सब में मत डालिए क्योंकि बहुत ही वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। क्योंकि आप एक बार एग्जाम दे लेंगे उसके बाद वो बेकार पड़ा रहेगा। तो वो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि लेकिन लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में आपको डालना है पैसा। सर, और इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा गया था, कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, इंटरव्यू में मैं जब गया, मैं फिर से एक सिनेरियो दे देता हूँ। इंटरव्यू में मैं घुसा, दरवाजे के अंदर घुसा, 4 या नहीं 6 लोग वहाँ पे। और मेरे को घुसने के बाद मेरा नाम पूछा, फिर मेरे को उन्होंने कोई दूसरे कैंडिडेट से कंफ्यूज कर लिया, फिर मेरे को उसके बारे में पूछने लग गए थे। तो वो शायद दूसरे बैंक में एम्प्लॉय था और मेरे को वही पूछने लग गए थे। तो मैंने बोला तो थोड़ा पोलाइटली बोला कि मैं वो कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं दूसरा कैंडिडेट हूँ, मेरा नाम ऐसा ऐसा है। तो उसके बाद वो लोग मेरे बारे में पूछना, मतलब नहीं मेरे बारे में उन्होंने पूछा ही नहीं। फिर उन्होंने बोला ओके ओके। फिर डायरेक्ट जो एडवोकेट्स पैनल में, शायद बैंक का ही पैनल का एडवोकेट था शायद, तो उन्हीं को पॉइंट कर दिया। और मतलब वो एडवोकेट के यूनिफॉर्म में थे तो उन्हीं को पॉइंट किया और वही मेरे को क्वेश्चंस पूछ रहे थे
उन्होंने सरफेसी के क्वेश्चंस पूछे, फिर DRT रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, लोक अदालत रिलेटेड क्वेश्चन भी एक पूछ दिया था उन्होंने, फिर कॉम्पनीज एक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछा और NCLT के बारे में पूछा कि वो उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इतना ज्यादा नहीं पूछा, मेरे को शायद 6 से 8 क्वेश्चंस पूछा और वही मेरा वही रह गया। उसके बाद और कुछ उन्होंने पूछा नहीं, तो एब्रप्टली उन्होंने बोल दिया कि यस दैट्स इट, थैंक यू बोल के उन्होंने मेरे को जाने बोला। और लास्ट में खाली जाने से पहले उन्होंने पूछा कि क्या आप इंडिया में कहीं पे भी पोस्टेड हो सकते हैं, तो मैंने बोला हाँ, तो बस वही उसके बाद उन्होंने जाने दिया। शायद मेरा उनको पर्सनैलिटी सही लगा, उनका मेरा जो प्रेजेंटेशन था, मेरा कॉन्फिडेंस था, आंसर करने का तरीका था, उनको सही लगा होगा। तो वो डिपेंड करता है पैनल टू पैनल और पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है वो किस तरह खुद को प्रेजेंट करता है बिफोर द पैनल। सो आपके ऊपर है कि किस तरह आप प्रिपेयर करते हैं, अपना नॉलेज किस तरह आप रेडी करते हैं एग्जाम के लिए। और क्योंकि इंटरव्यू में वो लोग आपको कभी कभार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, मैंने इंटरव्यू के टाइम में मैंने ऐसे भी लोगों से बात की जिनको उनके फील्ड के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, सिंपली उनको पूछा कि आप कहाँ से हो, उस जगह का एक कुछ खासियत बता दीजिए, और फिर उनको थोड़ा बहुत उनके बारे में पूछा, उनके फैमिली के बारे में पूछा और जाने दिया। सो इंटरव्यू में बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपके नॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्ट्रेट जैकेट कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि यही पूछेंगे, लेकिन आपको कुछ डूज एंड डोंट्स फॉलो करना होता है इंटरव्यू में, जो कि आप अगर मॉक इंटरव्यू वगैरह सब्सक्राइब करते हैं किसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के, तो वहाँ पे वो अच्छी तरह से वो गाइडेंस दे देते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो इंटरव्यू के मतलब गाइडेंस देने वाले होते हैं वो लोग बैंक के ही पुराने एम्प्लॉयज होते हैं, जो कि बहुत हाई लेवल में पहुंच चुके होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट रोल्स में पहुंच चुके होते हैं, और वो लोग बहुत सारे इंटरव्यू पैनल्स में बैठ चुके हैं कि उन्होंने ही इंटरव्यू लिया हुआ है लोगों का, तो वो अच्छे से गाइड कर देते हैं। तो बाद में जब आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, तब एक इंटरव्यू का बंडल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी आई एग्जाम भी, अड्डा कोई किसी का भी, तो आप उसमें बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। थैंक यू। यस, अनफॉर्चुनेटली अभी हमको सेशन खत्म करना है, तो आई विल नॉट बी टेकिंग एनी फर्दर क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू यू, एंड इन फ्यूचर आई विल आल्सो कंडक्ट अदर सेशंस। और आफ्टर द अभी फिलहाल फॉर द प्रीलिम्स गिव योर बेस्ट, जितना हो सके अपना शेड्यूल बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए कि इसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है, और डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ। ये सिर्फ एक एग्जाम है, इसके लिए आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन इसके अगर आपको फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा गलत महसूस करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अगले साल के लिए प्रिपेयर करिए, अगर नहीं है तो एक हमारे लिए अच्छा एक ऑप्शन रहता है कि हम प्रैक्टिस वगैरह में भी जा सकते हैं, जुडिशियरी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो सब बहुत सारे एवेन्यूज हैं फॉर लॉ प्रोफेशनल्स। सो आप आराम से देखिए और प्रिपेयर कीजिए अभी एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और after the prelims I will be taking another few sessions for mains, and एक बार prelims का जो पेपर है वो भी डिस्कस थोड़ा बहुत कर लेंगे, तो उसके बारे में भी थोड़ा एक सेशन रख लेंगे। यस, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, जितना हो सके आप कीजिए पढ़ाई में, और ग्रुप में आप बीच बीच में क्वेरीज डाल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के बारे में मत डालो यार, दोबारा बोर हो गया मैं, थक गया हूँ मैं उसके बारे में डिस्कस करके। तो मैं, और यस, मैं ये लिंक्स जो देना है मैंने दूंगा बोला था, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।